गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ हिरेन बारोट हैं। इनका मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं तो अभी यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आया था, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। तो उसको इन्होंने क्लियर किया है विद 538 रैंक। लास्ट ईयर 2019 जीपीएससी क्लास 1-2 को इन्होंने क्लियर किया था विथ रैंक 7, एंड बेस्ड ऑन दैट ही वाज एलोकेटेड डिप्टी कलेक्टर। एंड उससे पहले ही वाज वर्किंग इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जितना मैं हिरेन को जानता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू क्लियर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हिज कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस वो एक काफ़ी यूनिक था, और जिसने इनको हेल्प किया यूपीएससी जीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। तो आज हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है और जिसके लिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया था। तो आज पूरे वर्कशॉप का एजेंडा ये है, इन फर्स्ट हाफ ये आपको बताएंगे इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या क्या डिफिकल्टी इन्होंने फेस किया, उस डिफिकल्टी को कैसे इन्होंने ओवरकम किया। एंड देन इन सेकेंड हाफ आपका कुछ डाउट है तो आप सर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप इनसे पूछ सकते हैं। सो हिरेन, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी सर ने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है मेरा, तो मैं ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। आज का जो एजेंडा मुझे बताया था सर ने वो ये है कि यूपीएससी से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, और दूसरे 5-6 पॉइंट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। उसके अलावा जो मेरा जर्नी रहा है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो मैंने अपना प्रिपरेशन 2014 के आसपास, जब मैं कॉलेज में था सेकेंड ईयर में, तब मैंने शुरू किया था। और 2014 से लेके 2020 तक 6 साल का पूरा जर्नी रहा है मेरा। और काफी अप्स एंड डाउन आए थे, बहुत इजी और सिंपल नहीं था क्योंकि गाइडेंस अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, ना कोई इतने प्रोफेसर ऐसे थे कॉलेज में जो मुझे गाइड कर सके। तो काफी ट्रायल एंड एरर करने के बाद आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, और अभिनव सर का भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। तो हम सीधा पीपीटी से शुरू करते हैं। ओके। आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें ओवरऑल 7 पॉइंट मुझे कवर करने के लिए सर ने कहा था। पहला ये है कि सिविल सर्विस एग्जाम का बेसिक आइडिया आपको दे दूं मैं। उसके अलावा कि जब सिविल सर्विस एग्जाम है उसको विथ ग्रेजुएशन एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आपका कैसा अप्रोच होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, मेरा खुद का स्ट्रेटेजी क्या था। उसके अलावा कुछ मिस्टेक्स जो काफी एस्पिरेंट्स करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ मिथ्स हैं, कुछ रूमर्स है मार्केट में जो चलते हैं, उसको हम जो है उससे डील करेंगे कि उससे कैसे बचा जाए। और लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि हम मोटिवेटेड कैसे रहे थ्रू आउट दिस होल जर्नी। सो मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ, 40-45 मिनट्स लगेंगे मुझे। उसके बाद आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। सबसे पहले कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है क्या। तो ये एक एग्जामिनेशन है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है फॉर 24 डिफरेंट सर्विसेज। उसके अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज भी आ जाएंगी, ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज, क्लास 1 क्लास 2 जिसे हम कहते हैं, वो सारी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें आ जाती है, जिससे रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसमें 3 स्टेज है, बट यूपीएससी के नोटिफिकेशन में कहा गया कि इसके 2 सक्सेसिव स्टेज हैं। पहला है प्रीलिम जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और दूसरा है मेंस। मेंस के अंदर वो रिटन और इंटरव्यू दोनों को कवर कर लेते हैं। प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर रहते हैं, एक है जीएस का जिसमें अराउंड 5 या 6 सब्जेक्ट हैं जो आपको स्टडी करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। और दूसरा पेपर है सीसेट का जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये 3 एरियाज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होता है। रिटन एग्जाम में आपको 9 पेपर लिखने होते हैं, उसमें से 2 पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, लैंग्वेज के पेपर होते हैं, पर उसमें आपका मिनिमम 25% स्कोर होना चाहिए। और दोनों पेपर 300 मार्क के, मतलब आपका 75 मार्क्स मिनिमम आना चाहिए, तो ही आपके बाकी के पेपर्स इवेल्यूएट होंगे। काफी लोग इसी चक्कर में रह जाते हैं कि वो लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते और सिर्फ जीएस और ऑप्शनल तैयार करते हैं। तो ये मिस्टेक ना करें, थोड़ा बहुत ध्यान आप लैंग्वेज पे भी देना। और 7 पेपर जो इंपॉर्टेंट है जो मेरिट में काउंट होंगे, उसमें एक ऐसे का पेपर है, 4 जीएस और 2 ऑप्शनल के पेपर्स होंगे, एक ऑप्शनल आपको सिलेक्ट करना है, और हर एक पेपर 250 मार्क्स का है।
फिर लास्ट में आता है थर्ड पर्सनालिटी टेस्ट, वो 275 मार्क्स का रहता है। तो ओवरऑल आपका फाइनल मेरिट 2025 मार्क्स में से होगा, और वो आपका रैंक और आपका सर्विस डिटरमाइन करेगा। और डिटेल सिलेबस वगैरह अगर आपको जाना तो उससे रिलेटेड मैंने लिंक यहाँ पे शेयर किया हुआ, आप देख सकते हैं। अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा, ये थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू था। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो वो सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, आप कोई भी बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कोई भी दे रहे हैं, उससे रिलेटेड ये मंत्र है, और यूपीएससी में भी ये मैंने ट्राई किया हुआ है। तो कुछ कुछ एस्पेक्ट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। पहला है कि हमें हमारा स्वॉट एनालिसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और कहाँ हमारे लिए थ्रेट है, ये हमें पता होना चाहिए। काफी लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो यू शुड नो एवरीथिंग अंडर द सन। ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी को हर एक चीज पता नहीं होती। तो कौन से एरियाज है जिसमें आप स्ट्रांग हो, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में काफी स्ट्रांग था, तो मैं वो एरिया पे ज्यादा जोर देता था और उसमें से मार्क्स फेच करने का ट्राई करता था। तो आप एक बार सिलेबस देखिए और उसमें कौन कौन सी एरियाज है जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो आप आइडेंटिफाई करो। कौन से एरियाज है जो वीक है, जैसे मेरा साइंस एंड टेक बहुत वीक है क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो उसको आप आइडेंटिफाई करो, और उसमें भी आपका बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। आप कंप्लीटली किसी चीज को इग्नोर मत करना, कंप्लीटली आप ब्लैंक नहीं हो सकते, बट वीकनेस हर किसी की होगी और उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी, जैसे ऐसे है ऑप्शनल है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है यूपीएससी में, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। पर्सनालिटी टेस्ट भी एक अपॉर्चुनिटी है, तो उस हिसाब से आप खुद का एक स्वॉट एनालिसिस करिए सबसे पहले, और वो प्रिपरेशन शुरू करने से वो प्रिपरेशन शुरू हो उससे पहले, और प्रिपरेशन के जो कोर्स है पूरा 2 3 4 साल का, उसके दरमियान भी आपको स्वॉट एनालिसिस करते ही रहना है हर एक अटेम्प्ट में। उसके बाद है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का मतलब है कि आपको इंटेंसिवली पढ़ाई करनी है, नॉलेज गेन करना है। और स्मार्ट वर्क का मतलब है आपको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि कौन से एरिया में से मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है एग्जाम में। आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं लेना है, आपको सिर्फ सर्विस में एंटर होना है, वही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो प्रीलिम्स और मेंस का जो एनालिसिस है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर स्मार्ट वर्क का मतलब यही है कि पढ़ना है, पर क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स एनालाइज करोगे तभी आपको पता चलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ना पढ़ लो, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत वास्ट है, उसको आप अपने हिसाब से ज्यादा मत बताओ। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी काफी लोगों के पेपर छूट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम का जो जीएस का पेपर है और सीसेट का पेपर है उसको 2 3 बार आपको रीड करना ही पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक बार रीड करने से नहीं आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस में काफी लोगों के पेपर छूट जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप यूपीएससी में आओगे आपका जो टाइम शेड्यूल होगा पूरा, वो ऐसा होगा कि आपके पास बहुत कम टाइम होगा स्पेंड करने के लिए फॉर योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है, तो वो मैनेज करना, वरना वो एक स्ट्रेस फैक्टर बन जाएगा कभी ना कभी। तो जो पॉजिटिव लोग हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी कंपनी रखना, बहुत ज्यादा सोशलाइज मत करना। एंगेज विद सीनियर्स एंड टॉपर्स, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में गाइडेंस की कमी अभी भी बहुत ज्यादा है, मैं खुद भुगत चुका हूँ इस चीज को। तो जो सीनियर्स हैं आपके या जो टॉपर्स हैं उनसे कांटेक्ट करिए, आइदर पर्सनली आप मिलिए उनसे या ऑनलाइन उनका कांटेक्ट कीजिए, आइदर ऑन फेसबुक, और यू कैन वॉच सर्टेन वीडियोस व्हिच आर अवेलेबल, जिससे आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगी। और एक यूपीएससी तो हमें करना है पर जिंदगी भी जीनी है, तो ऐसा ना हो जाए कि आप सिर्फ यूपीएससी के पीछे इतने पागल हो जाओ कि और कुछ देख ही ना पाओ। यूपीएससी हमें करना है पर लाइफ भी जीनी है, साथ ही साथ हॉबीज डेवलप करिए, थोड़ा बहुत टाइम आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी घूमिए, क्योंकि स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा अगर 2 3 अटेम्प्ट हो गए आपके और क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। तो उस टाइम में अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स आपके साथ है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और लास्ट में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इनर मोटिवेशन अगर नहीं है यूपीएससी के लिए तो आप कभी इसको क्लियर नहीं कर पाओगे, आप कितने भी
होशियार या स्मार्ट हो। इनर मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। आपको स्टेटस चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको पावर चाहिए, या तो आपको सर्विस करना है। वो आपका टेक है, आपको कौन सा मोटिवेशन है, बट देयर शुड बी सम इनर मोटिवेशन। सिर्फ किसी को फॉलो करके किसी और ने क्लियर किया इसलिए मैं भी कर लूं, वैसे ये क्लियर नहीं होगा। उसमें आप आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करोगे। और एक आउटर मोटिवेशन हमेशा रखना। कभी कभार क्या हो जाएगा कि 3-4 अटेम्प्ट हो गए, क्लियर नहीं हुआ, तो इनर मोटिवेशन आपका धीरे धीरे कम होगा। तो उस समय कुछ टॉपर्स के वीडियोस देख लेना, जैसे गोविंद जायसवाल सर है, और वैसे काफी लोग हैं जो एकदम लोअर बैकग्राउंड से आए हैं। ठीक है, तो मोटिवेटेड जरूर रहना। अगर इतनी चीजें आप करोगे तो यूपीएससी जीपीएससी और कोई एग्जाम दोगे आप आराम से क्लियर कर सकते हो। अब हम हर एक स्टेज का एनालिसिस करेंगे। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीन जो अलग अलग फेसेस है यूपीएससी का, जो पूरा साइकिल है एक साल का, तो उसको आप कैसे टैकल करो। तो मैं सबसे पहले प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए 3 आर स्ट्रेटेजी है। 3 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले करना है आपको रीड। सब्जेक्ट वाइज आप अगर देखोगे, यहाँ पे मैंने बुक लिस्ट भी दिया हुआ है। टोटल 6 सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर्स। ये 7 चीजें हमें करनी है। तो सबसे पहले आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए। अगर पढ़ोगे नहीं तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला स्टेज है रीड करना है। उसके बाद आपको रिफर करना है। अगर आप कहीं अटक रहे हो तो आप कोई और बुक रिफर करो, आप इंटरनेट रिफर करो, या आप आपके सीनियर्स को रिफर करो, जिससे आपके दिमाग में कोई ब्लॉक ना रह जाए। ठीक है। और तीसरा है रिवाइज। ये एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे काफी लोग मार खा जाते हैं। रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो वो आपको आगे जाके बहुत परेशान करेगा। काफी लोग क्या करते हैं, हर एक अटेम्प्ट में बुक चेंज कर देते हैं। हर अटेम्प्ट में अगर आप बुक्स चेंज कर रहे हो तो वो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे कभी। ठीक है, इसलिए स्टिक टू द बेसिक बुक्स और उसी को बार बार रिवाइज करो। हर कोई यही बुक्स पढ़ रहा है, इसी में से क्लियर कर रहा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स देयर इज फॉल्ट इन यू एंड नॉट इन द बुक। तो बुक्स बहुत ज्यादा चेंज मत करना। और प्रीलिम्स रिसेंट टाइम्स में काफी बड़ा गेम चेंजर जो है प्रूव हो रहा है। इस वजह से इसकी स्ट्रेटेजी आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अगर रैंक इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भी किस्से हैं। इस वजह से प्रीलिम्स को लाइटली मत लेना। अब है प्रीलिम्स का बुक लिस्ट। तो ये बुक लिस्ट है, आप देख सकते हो। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री जो है, उसमें आप ओल्ड एनसीईआरटी या तो तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक यूज कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है। ये सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल है एज ऑफ नाउ। काफी लोग बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी पढ़ते हैं, पर वो क्या है, प्रीलिम्स के लिए इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, वो मेंस के लिए ज्यादा अच्छा है। फिर है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ा था, पर अभी जो ट्रेंड है वो नितिन सिंघानिया का है। तो आप कोई भी एक बुक रिफर कर सकते हैं, या तो फिर आप सीसीआरटी को रिफर कर सकते हैं। फिर ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग का एक बुक आता है, और एनसीईआरटी न्यू 11th एंड 12th की, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं। फिर एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस का एक जो बुक है वो स्टैंडर्ड माना जाता है, तो उसमें आप और कोई सोर्स ना ढूंढे। इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा था, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो इकोनॉमिक्स मेरा काफी अच्छा था पहले से। इस वजह से मैंने सिर्फ रमेश सिंह की एक बुक ही पढ़ी थी। पर काफी लोग, अगर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो आप मृणाल सर के वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और बजट, ये दो आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों में। फिर पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत पढ़ना। डीडी बसु और सुभाष कश्यप, वो सारी बुक्स हमारे लिए नहीं है। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो पॉलिटी में बहुत बेसिक कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं। प्रोविजंस वो लोग कम पूछ रहे हैं, और जैसे सेक्युलरिज्म है या तो डेमोक्रेसी है, उसका इंटरप्रिटेशन आपसे पूछते हैं बेसिक। तो उसके लिए एनआईओएस की पॉलिटिकल साइंस की एक बुक है, उसके कुछ चैप्टर्स हैं शुरुआत के, वो आप पढ़ लोगे तो आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। जो हमारा पूरा सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका जो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव है उसमें दिया हुआ है, तो आप वो पढ़ोगे तो सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक साइंस के क्वेश्चंस अब नहीं आ रहे, ज्यादातर क्वेश्चन साइंस के आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड आ रहे हैं। इस वजह से आपको सिर्फ अगर एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो चल जाएगा, और करंट अफेयर्स उसका खास पढ़ना है साइंस का। और करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस या इनसाइट्स, वो आप डिसाइड करो आपको कौन सी चाहिए। इनसाइट्स थोड़ा लेंथी रहेगा, तो रिवाइज करने में प्रॉब्लम रहेगी। मैं विजन प्रीफर करता था। और एक आपका मंथली मैगजीन आपको रखना है, और दूसरा है आपका डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं होगा तो आपको तकलीफ करेगा, वो आप लिख के रखिए।
प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में, तीनों में। तो डेली न्यूज़पेपर आप कौन सा रखें, या तो इंडियन एक्सप्रेस ले लें या तो द हिंदू, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई न्यूज़पेपर ना पढ़े इंग्लिश में। और आरएस टीवी में जो डिबेट्स आती हैं, देश देशांतर है या तो द बिग पिक्चर है, कोई भी आप देखें एज पर योर कन्वीनियंस। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए 3-4 बुक्स हैं अवेलेबल मार्केट में। मैंने दिशा पब्लिकेशन का बुक भी पढ़ा हुआ है, अरिहंत का बुक भी पढ़ा हुआ है और दृष्टि का बुक भी पढ़ा हुआ है। और मैं रेकमेंड करूंगा कि दृष्टि आईएएस का जो बुक है, लास्ट 12 इयर्स के पेपर्स दिए हुए उन्होंने, वो आप बाय करिए। अब ये जो है लास्ट 9 इयर्स का मैंने एनालिसिस किया हुआ है, और इसमें अगर आप देखोगे तो हर साल जो है कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जो काफी कॉन्स्टेंटली जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अगर आप एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी देखोगे तो लास्ट 4-5 साल में उसके ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको एनालाइज करके आप आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए कि कौन कौन सी एरियाज है जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है। ठीक है, और ये कट ऑफ है लास्ट 5 साल का, और आपका जो टारगेट है वो अराउंड 105 टू 120 आपका टारगेट लेके आपको चलना है, क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो काफी फ्लक्चुएट हो रहा है, काफी वॉलेटाइल हो गया है। तो आपका 105 टू 120 के बीच का टारगेट अगर आप रखोगे तो बेनिफिशियल रहेगा। अब कुछ ऐसे डिफिकल्टीज है जो हर एक एस्पिरेंट फेस करता है प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले तो ये है कि मॉक टेस्ट हमें अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, वेदर वी शुड गो फॉर मॉक और नॉट। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि यूपीएससी जो है हर साल ट्रेंड चेंज कर रहा है, और जितने मॉक मैंने दिए, मैंने वाजीराम, विजन आईएएस और भी काफी मॉक मैंने दिए, कोई भी जो है यूपीएससी का ट्रेंड जो उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए देना है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे फ्रीली अवेलेबल है। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आप एनालाइज करते हो अच्छे से, ज्यादा नहीं तो लास्ट 10 साल के पेपर्स आप अच्छे से एनालाइज करिए। और मैंने एक लिंक यहाँ पे रखा हुआ है यूट्यूब में, शुभम सिंह सिनॉप्सिस आईएएस का है। उन्होंने काफी अच्छी तरह से किस तरह से हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स हेल्पफुल रहते हैं वो उन्होंने समझाया है। और उन्होंने ये एनालाइज करने के बाद कहा है कि लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस में से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको 30 टू 40 मार्क्स का फायदा होता है इन प्रीलिम्स, जो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो एक बार आप ये वीडियो देख लीजिएगा और कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए जिसमें प्रीवियस 10 साल के पेपर्स आपको मिल जाए विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो सीएपीएफ और सीडीएस के जो एग्जाम्स लिए जाते हैं बाय यूपीएससी, उसके भी प्रीलिम्स के पेपर लास्ट 3 या 5 साल के अगर देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो बनना चलेगा। और अगर आपको मॉक लेना है तो विजन का सही रहेगा, बट वो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, वो काफी सब्जेक्टिव चीज है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो 60 टू 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं विद कॉन्फिडेंस और क्लियर कर देते हैं। काफी लोग ऐसे जो 100 अटेम्प्ट करते हैं फिर भी नहीं कर पाते। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, आप कितने एक्यूरेट हो। उस हिसाब से आप आपका स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना। और काफी बार ऐसा होगा कि जब आप पेपर देखोगे, उसको देख के आपको पता चलेगा या तो ये इजी है या तो ये टफ है। तो उस हिसाब से आपको आपके स्टैंडर्ड में भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि पेपर इतना टफ हो कि बाकी लोग 60, 65 या 70 अटेम्प्ट करें और आप 90 प्लस अटेम्प्ट करके आ रहे हो। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। पर ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि मुझे 90 प्लस ही अटेम्प्ट करने हैं। वो आप लेवल ऑफ टफनेस देखिए पेपर की, और दूसरा आपकी एक्यूरेसी कितनी है। वही क्वेश्चन सीसेट में होता है कि सीसेट में हमें कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना चाहिए या रीजनिंग और क्यूए एप्टीट्यूड। तो मैंने बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी की थी, इसलिए मैं सारी चीजें अटेम्प्ट करता था। पर मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप वर्नेक्युलर बैकग्राउंड से हैं, आप नॉन इंग्लिश मीडियम से हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन हो सके उतना अवॉइड करिएगा। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में हो ये रहा है कि एक पैराग्राफ के नीचे एक ही क्वेश्चन वो लोग दे रहे हैं, और वो लोग ऑप्शन भी इतने ट्रिकी दे रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं भूल कर जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड से आपके जो 33% मार्क्स है, 67 मार्क्स वो आ जाएंगे, तो फिर आप टेंशन मत करिए, आप कॉम्प्रिहेंशन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, तो फिर कॉम्प्रिहेंशन में आप
जो है एक रिस्क ले सकते हैं। और सी सेट को भी ज्यादा लाइटली ना लेना, भले 67 मार्क्स लाने पर काफी लोग वो भी नहीं ला पाते ओवर कॉन्फिडेंस में। मेरा एक फ्रेंड है, उसका जीएस में 110 मार्क्स था लास्ट ईयर, और उसका सी सेट में अराउंड 56 या 57 मार्क्स था। तो उसका प्रीलिम्स इस चक्कर में नहीं हुआ क्योंकि उसका क्वालिफाइंग पेपर सी सेट क्लियर नहीं हुआ। तो ये भूल आप किसी की ना हो, वो खास ध्यान रखिएगा। सी सेट की प्रैक्टिस जरूर करना, और रीजनिंग और एप्टीट्यूड उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स आपको दिलाएगा श्योरिटी के साथ। फिर एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम मंथली मैगजीन पढ़े या फिर सीधा 365 जो होता है उसी को पढ़े। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मंथली मैगजीन हर मंथ बहुत ही डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे हो तो 365 पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 365 में वो लोग क्या करते हैं कि जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं हर महीने उसको निकाल के उसका कंपाइलेशन दे देते हैं। ठीक है, तो पैसे भी बच जाएंगे और एनर्जी भी आपकी सेव हो जाएगी, इस वजह से डुप्लीकेशन ना हो आपके एफर्ट्स का, वो आप खास ध्यान रखिएगा। और ये भी एक क्वेश्चन होता है कि हम सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली पढ़े, मतलब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ूं या मैं उसको किसी और सब्जेक्ट के साथ क्लब कर लूं। तो अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड स्टडी जितनी आप करोगे यूपीएससी में, उतना आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठेगा। जैसे पॉलिटी की हम बात करते हैं, तो पॉलिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस हिसाब से इवॉल्व हुआ है अलग अलग एक्ट्स के साथ, वो हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। तो वो दो चीजें अगर आप साथ में पढ़ोगे तो आप लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन करोगे। अगर डिफरेंट सिलोज में उसको रखोगे तो वो कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे उसे। पर अगर आपने इंटीग्रेट कर लिया चीजों को, जैसे ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, ये दो सब्जेक्ट अगर आप साथ में पढ़ोगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वैसे हिस्ट्री और पॉलिटी है, तो इस हिसाब से आप डिटरमाइन करो। और मेरा ये मानना है कि इंटीग्रेटेड स्टडी जितनी आप करोगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको। आपका जो व्यू पॉइंट होगा वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए यही स्ट्रेटेजी है आपकी। और एक ये चीज है कि आपको आपकी खुद की ओरिजिनलिटी में बिलीव करना है। मैं अभी जो बता रहा हूँ वो मैंने इतने सालों में जो मुझे लगा उस हिसाब से मैंने उसको प्लस माइनस करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप आपका जो कंफर्ट लेवल है, आपकी जो कंडीशन है जिसमें आप पढ़ रहे हो, उस हिसाब से आप उसको जो है मॉडिफाई करना। ठीक है, तो आप आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए बेस्ड ऑन व्हाट टॉपर्स आर सेइंग, और फिर उस हिसाब से आप काम करिए। अगर एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करी तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। अब प्रीलिम्स में ये होता है कि ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, वो भी 40 से 45 क्वेश्चंस का आंसर जो है विद एक्यूरेसी दे पाएंगे। उससे ज्यादा जो होंगे वो लोग ऐसा कर पाएंगे कि 40-45 का उन्होंने श्योरिटी के साथ आंसर दिया है। बाकी के 40-45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे वो डाउटफुल है, उन्होंने पढ़ा तो जरूर है पर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे, दूसरे दो में से एक एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो वो डिलेमा में आ जाएंगे। और बाकी 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। ठीक है, तो 40-45 क्वेश्चन जो आप श्योरिटी के साथ आपको पता ही है, तो वो जब फर्स्ट बार आप पेपर रीड कर रहे हो उसी टाइम आप मार्क कर दो। जहां पे दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, उसको आप 2 से 3 बार पढ़ो, और आपने जो पढ़ा हुआ है उसका लॉजिक और आपका जो गट फीलिंग है, कभी कभार गट फीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी में, क्योंकि आपने इतनी बार रिवाइज कर लिया है उसको, 4 से 5 बार आप पढ़ चुके हो, और अगर आपने 3-4 अटेम्प्ट दिया तो आपने पता नहीं 10-12 बार पढ़ लिया होगा उस चीज को। तो कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको फील होगा कि हाँ भाई ये शायद सही है। तो गट फीलिंग से भी काफी बार आंसर सही आते हैं। ठीक है, तो लॉजिक और गट फीलिंग पहले 40-45 क्वेश्चंस आप आपके मेमोरी के बेसिस के ऊपर आप क्लियर कर दोगे। बाकी के जो 40-45 क्वेश्चंस है उसको आपको लॉजिक और गट फीलिंग के हिसाब से ही जाना है। ठीक है, और 10-15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है, तो उसको आप अवॉइड कर दो। अब उसमें 2-3 चीजें हैं जो आप ध्यान रखिए। सबसे पहला, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन सबकी एप्लीकेशन के बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, इनकी क्या बाउंड्री होगी वो डिफाइन नहीं है, तो बाय एंड लार्ज जो भी ऑप्शन देते सारे के सारे वो लोग जो है पॉसिबल एप्लीकेशन में हम मान लेते हैं। तो अगर आप एनालाइज करोगे प्रीवियस ईयर के पेपर, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के जितने क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑल ऑफ दी अबव आंसर जो है ज्यादातर सही रहता है। तो इसमें आप रिस्क ले सकते हो कि अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऑल ऑफ दी अबव टिक कर दो। अगर कुछ इलॉजिकल लिखा हुआ है कि जो मतलब एक्सेप्ट ही ना किया जाए, तो अगर आप सोच सकते हो दूसरी बार। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट होता है उसको आप एलिमिनेट कर दो, वो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे
आई थिंक 2014 या 15 में एक क्वेश्चन था ह्यून सेंग का। उन्होंने कहा था कि जो रोड्स थे दे आर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। कंप्लीटली इम्यून कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट है जहां पे एकदम एक्सट्रीम लेवल की बात की गई है उसको आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ज्यादातर केसेस में ये टेक्निक अप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। और कुछ चीजें आपको बेसिक लॉजिक से भी पता चल जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन था कि हु इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। अगर आपको पता है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी, जहां पे जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो जब फॉरेस्ट राइट्स की बात आती है तो हमेशा आपको याद रखना या तो कम्युनिटी की कोई कमिटी है उसको हम पावर्स देंगे। तो इसका आंसर था ग्राम सभा, ठीक है। तो काफी आंसर्स आपको लॉजिक से भी आएंगे, भले आपने पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको प्रीलिम्स में टैकल करना है चीजों को। और आपका टारगेट 105 से 120 होना चाहिए मिनिमम। फिर ये क्वेश्चन उठता है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, कौन सा पढ़े। तो मैंने आपको बता दिया कि इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, ये दोनों में से एक आपको पढ़ना है। द हिंदू कभी कभार उसका लैंग्वेज भी बहुत टफ है और कभी कभार आपको अवेलेबल नहीं होगा, आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा और है भी काफी महंगा, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से डिसाइड करिए। इंडियन एक्सप्रेस जो है मैं लास्ट 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं द हिंदू पढ़ रहा था। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों सही रहेंगे आपको, आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। फिर जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कौन सी चीज पढ़े और कौन सी चीज ना पढ़े क्वेश्चन होता है। तो कौन सी चीज पढ़नी है, तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए एडिटोरियल और ओपिनियन पीस, दोनों में से कोई भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और वो तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। उसमें पॉलिसी से रिलेटेड काफी बातें होंगी, काफी चीजें पॉलिटिकल प्रोसेस से रिलेटेड होंगी, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल होंगे, वो सब आपको पढ़ने हैं। पर अगर कोई एडिटोरियल दिया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या तो कोई कंट्रोवर्सी हुई है बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज, वैसा आप अवॉइड कर सकते हो। बट अदर देन दैट आपके सिलेबस से रेलेवेंट जितना है वो आपको पढ़ना है। दूसरा, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज आता है, वो बहुत सही है, आप पढ़ना। उससे क्या है, आपका एक पूरा आइडिया डेवलप हो जाएगा अबाउट एनी इशू। वो एकदम बेसिक से समझाते हैं उसको। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक न्यूज पढ़ना है पीछे की साइड। और सोशल न्यूज अगर आ रही है, सोशल न्यूज इन द सेंस अगर एक दो इवेंट हो रहे हैं वो नहीं पढ़ना है। पर अगर कोई ट्रेंड बताया जा रहा है, अगर कोई एट्रोसिटीज हो रही है कोई पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आता है तो आपको पढ़ना है। पर अगर एक स्पेसिफिक स्पोरेडिक इवेंट हुआ है जहाँ पे कोई वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर अटैक हुआ है, तो वो आपके काम का नहीं है फॉर यूपीएससी, ठीक है। नॉलेज पर्सपेक्टिव से आप पढ़ सकते हो, यूपीएससी के लिए वो नहीं चाहिए। और पॉलिटिकल न्यूज भी आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल न्यूज में किसी ने किसी के बारे में क्या कमेंट किया, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। पर इसमें अगर कुछ हो रहा है, जैसे कोई स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है, तो वो जब पॉइंट आया तो इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, गवर्नर के क्या पावर्स हैं, इसके बाद एक बार असेंबली डिसॉल्व हो गए तो इलेक्शन कब करना है, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशनली, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ना कि वो उसकी पूरी स्टोरी पढ़नी है, ठीक है। और लोकल न्यूज जो है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में अहमदाबाद का एक पेज आता है, तो मैं अहमदाबाद से हूँ, ठीक है। तो अहमदाबाद में अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो लोकल न्यूज आप पढ़ें अगर आपको लगता है कि वो रेलेवेंट है फॉर यूपीएससी। और कोई भी रिपोर्ट या इंडेक्स पब्लिश हुई है तो वो आप छोड़ना मत, वो जरूरी है। क्योंकि लास्ट अगर आप 3-4 साल से देखोगे तो एक या दो क्वेश्चन रिपोर्ट और इंडेक्स पे आते हैं, ठीक है। अवॉइड क्या करना है, स्पोर्ट्स न्यूज अवॉइड कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आपका हॉबी स्पोर्ट्स में है कोई, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अदरवाइज यू कैन अवॉइड इट कम्प्लीटली। प्योर पॉलिटिकल न्यूज है कि राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या किसी से रिलेटेड है कुछ, तो आप अवॉइड कर सकते हो। डेली क्रिमिनल न्यूज आ रहे हैं, अवॉइड करो। बिजनेस न्यूज आप अवॉइड करो अनलेस एंड अनटिल आप बिजनेस मैनेजमेंट ऐसा कुछ पढ़े हो, अदरवाइज यू कैन अवॉइड इट, ठीक है। फिर जो डे टू डे न्यूज है, जैसे गोल्ड प्राइजेस, क्रूड प्राइजेस, वो आपके काम का नहीं है। सिर्फ उसका ट्रेंड जो है वो समझिए, और अगर कोई ट्रेंड है तो उसके पीछे रीजन क्या है, इतना समझ के उसको छोड़ दीजिए। तो सिलेबस आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट होना चाहिए, तो ही आप न्यूज़पेपर जो है 1 या 1.25 घंटे में खत्म करोगे। या फिर क्या होगा, आप 2-3 घंटे तक न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहोगे, ये नहीं होना चाहिए। हाउ टू मेक नोट्स, नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर नोट आप बनाओ उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम रीडिंग के बाद कभी नोट्स मत बनाना।
वरना क्या होगा, यू विल एंड अप राइटिंग एवरीथिंग दैट इज देयर इन द बुक. That should never happen. After minimum 3 to 4 readings of a particular book, only then you should make notes. Because when you read a book for 3-4 times, there will be certain things that you will retain in your mind. काफी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा दूसरी बार, एग्जाम में भी नहीं देखना पड़ेगा. पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप भूल जा रहे हो बार बार, तो सिर्फ उसी को नोट डाउन करो टॉपिक वाइज. जहां पे सिर्फ एक सोर्स है, जैसे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी है, तो उसमें नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है. उसमें आप हाईलाइट या तो अंडरलाइन कर दो या तो एक फ्लैग लगा लो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट्स इट. ठीक है. तो नोट्स उसी के लिए बनाना कि जहां पे मल्टीपल सोर्स से आप पढ़ रहे हो. जैसे आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप अलग अलग 8-10 किताबों से पढ़ोगे. सो इन दैट सिचुएशन यू नीड टू accumulate all those things in one particular book. उसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं. अदर देन दैट आप उसको अवॉइड करना. जीएस के लिए बहुत ही मिनिमम नोट्स बनाना. ठीक है. क्योंकि हर एक के लिए मैंने आपको कहा, एक एक बुक मैंने आपको सजेस्ट की, और हर एक जो टॉपर है, जो क्लियर कर रहे हैं, हर एक लोग एक या दो ही बुक पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको नोट्स नहीं बनाने. ऑप्शनल के लिए डिटेल में नोट्स बनाना, और जो नोट्स है वो बहुत ही कंसाइज होने चाहिए. ऐसा ना हो कि पूरे पैराग्राफ में पूरे सेंटेंसेस लिख रहे हो. जो कीवर्ड्स हैं उसी को आपको लिखना है, और उसी से आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी अगर आपने 3-4 बार पढ़ा है तो ये नोट मेकिंग में आप खास ध्यान रखना. काफी लोग नोट मेकिंग में पूरा का पूरा बुक वापस से लिख देते हैं, वो नहीं होना चाहिए. और इंटरनेट का आप यूज करें, क्योंकि सारी चीजें आपको एक बुक में से नहीं मिलेंगी, तो आप उसके लिए इंटरनेट का हो सके उतना यूज कर सकते हैं फॉर रेफरेंस पर्पज. तो ये थी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी. फिर है मेंस की स्ट्रेटेजी. मेंस में आपको एक मैराथन जैसा है, आपको 5 दिन के अंदर 9 पेपर लिखने हैं, 3-3 घंटे बैठ के आपको लिखना है. काफी लोगों को बैक का प्रॉब्लम हो जाता है ड्यूरिंग एग्जाम्स. काफी, एक लड़की तो ऐसी थी जो नेक में पट्टा पहन के आ रही थी 2 दिन के बाद. तो थोड़ी फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देना, और मेंटली भी आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको 6 घंटा पेपर लिखना है इन अ डे. 2 घंटे का गैप होगा बीच में. देन यू हैव टू राइट फॉर 3 आवर्स एट अ स्ट्रेच. ठीक है. और पेपर्स काफी लेंथी हो रहे हैं डे बाय डे. जीएस और ऑप्शनल दोनों में काफी लोग जो है पेपर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका नहीं है, आप आपका नाम फाइनल लिस्ट में कभी नहीं देख पाओगे. ठीक है. तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है. इसके लिए आपको एक तो रिवीजन बहुत करना है, क्योंकि आप लिख तब पाओगे जब आपके दिमाग में कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड है. तो नॉलेज बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए. नॉलेज बेस स्ट्रांग करने के लिए आप रिवाइज करिए. ठीक है. और मेंस के लिए ज्यादातर बुक्स जो है वो प्रीलिम्स वाली ही है. ठीक है. तो आपको वही का वही रिवाइज करना है. कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नए हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है. ठीक है. तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है प्रैक्टिस. जितने मॉक ज्यादा आप दोगे, मैं नहीं कह रहा कि आप मॉक टेस्ट सब्सक्राइब भी कर लो, पर आप और उसको इवेल्युएट करवाओ. आप आपके फ्रेंड्स के साथ बैठ के भी लिख सकते हो और एक दूसरे के आंसर इवेल्युएट कर सकते हैं. ठीक है. तो टेस्ट सीरीज में आप एक खास ध्यान रखना कि आपको जो बड़े नाम है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो बड़े नाम है उनको आप अवॉइड करिए, क्योंकि उनका एक तो डेडिकेशन इतना ज्यादा नहीं होता, स्टूडेंट्स इतने ज्यादा है कि वो आपको पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड जो आपको टिप्स देनी चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, और वो 10-15 दिन ले लेंगे आपका आंसर इवेल्युएट करने में. तब तक आप भूल जाओगे आपने क्या लिखा है. ठीक है. तो टेस्ट सीरीज आप, मैंने शंकर आईएएस का टेस्ट सीरीज लिया था फॉर जीएस. ठीक है. और मुझे फीडबैक विद इन अ वीक मिल जाता था फॉर एवरी टेस्ट. और ऑप्शनल के लिए मैंने स्मार्ट रीडर्स आईएएस का लिया था. तो बड़े नाम जो है उनको अवॉइड करिए, बड़े इंस्टीट्यूशन को. ठीक है. वो बहुत जरूरी है. अब लैंग्वेज पेपर्स, जैसे मैंने कहा, आप उसको हल्के में मत लेना. इसका बेसिक जो लेवल है वो मेट्रिकुलेशन का होगा, 10th स्टैंडर्ड का जो लेवल होगा उस हिसाब से 2 पेपर होंगे, एक इंग्लिश और एक आपका इंडियन लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करते हो. इसमें बेसिकली ऐसे है, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन है, ऐसी सारी चीजें आएंगी. कुछ ज्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, पर फिर भी क्योंकि आपने काफी टाइम से इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ी नहीं होगी, लिखी नहीं होगी, इस वजह से आप इसमें जो है पीछे रह जाओगे. तो ऐसा ना हो. 300 मार्क्स से उसमें से 25% मार्क्स आपके आने चाहिए, तो ही आपके आगे के पेपर्स चेक होंगे. ठीक है. तो इसमें आप ये कर सकते हैं, इंग्लिश तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा शायद, क्योंकि अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. पर जो गुजराती है या आपका कोई और लैंग्वेज, मराठी या कोई और रखा हुआ है आपने, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़पेपर है, आपकी एग्जाम से 1 हफ्ता पहले के न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू कर दो. तो उससे आपकी वोकेबलरी थोड़ी डेवलप हो जाएगी, और 1-2 पेपर आप लिख भी लेना,
क्योंकि जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें आपको तोड़ मरोड़ के लिखना होता है, सीधा नहीं लिखा जाता इंग्लिश की जैसे, तो आपका हाथ नहीं चलेगा कभी कभार। मेरा ऐसा हुआ था कि जब मैं गुजराती लिख रहा था, 1 साल के बाद में लिख रहा था, तो मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे। ठीक है, तो वो आपके साथ ना हो। हमें उसमें टॉप नहीं करना है, पर वो पेपर कंप्लीट करके हमें मिनिमम मार्क्स लाने हैं, वो हमें नहीं भूलना है। तो उसको लाइटली ना ले, अदरवाइज यू विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर इट। अब हम मेन जो हमारा फोकस रहेगा, मेंस में हमें 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। पहला है ऐसे, दूसरा है एथिक्स और तीसरा है ऑप्शनल। ये 3 चीज ऐसी हैं जो आपको इस पार या उस पार ले जाएगी फाइनल लिस्ट में। आपका रैंक जो है या तो बहुत ऊपर जाएगा या तो बहुत नीचे आ जाएगा, अगर ये 3 चीजों को आप नहीं संभालोगे तो। ठीक है, और कभी कभार आप लिस्ट से भी बाहर हो जाओगे, क्योंकि जीएस में सभी के मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 2-4 मार्क का डिफरेंस होगा। पर ये 3 जो पेपर्स रहेंगे, ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल, इसमें काफी ज्यादा जो है आपको रेंज देखने मिलेगी। 160 मार्क्स तक लोगों के आते हैं ऐसे में, और काफी ऐसे जिनके 70-80 भी आते हैं। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आपको 2 ऐसे लिखने हैं 1000 टू 1200 वर्ड्स के बीच में। ठीक है, और ऐसे जो है, ऐसा कहा जाता है, डिटरमाइंस योर रैंक, ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल। ठीक है, 1000 से 1200 वर्ड आपको लिखने हैं, तो आपके पास उतना कंटेंट होना चाहिए कि आप 10 से 12 पेज एक टॉपिक के ऊपर लिख सको। ठीक है, तो कंटेंट कहाँ से आएगा? तो कंटेंट के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं होगा। आप जब जीएस से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, तो काफी सारी चीजें आपकी डेवलप हो जाएगी। आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे, और आप ऑप्शनल, अगर आपका सोशल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे फिलोसॉफी है, सोशियोलॉजी है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो ऐसे के लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जो आप जीएस में पढ़ रहे हो, जो करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो, उसी से आप ऐसे लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे कभी कभार आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप सोचने में इतने बिजी हो जाओगे। अभी एक फिलोसॉफिकल ऐसे पूछा जाता है एक सेक्शन में, और दूसरे सेक्शन में वो सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक ऐसे होता है, या तो टेक्नोलॉजी से बेस्ड होता है। तो जो फिलोसॉफिकल ऐसे, उसमें कभी कभार कंटेंट नहीं मिलता, तो वो सोचने में कभी कभार आपका 1.5-2 घंटा एक ही ऐसे में चला जाता है, तो जो दूसरे ऐसे की क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है। तो वो चीज ना हो, इस वजह से आप हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा ऐसे की। मैंने अराउंड 12 ऐसे लिखे थे, 6 मैंने टेस्ट दिया था ऐसे का। ठीक है, तो मैं वही कहूंगा, आप 10 से 12 ऐसे लिखिए बिफोर योर एक्चुअल ऐसे इन यूपीएससी मीन्स। और बाकी 20-25 टॉपिक ऐसे आप उठाइए जिसमें आप सिर्फ एक माइंड मैप बना दीजिए, या तो एक फ्लो चार्ट के हिसाब से आप बना दीजिए, एक आउटलाइन बना दीजिए कि मैं ये अगर ऐसे आएगा तो मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा। और वो चीज आप आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। आप आपके फ्रेंड को भी बोलिए कि भाई तू इस टॉपिक के ऊपर लिख, मैं भी लिखता हूँ, और फिर हम एक दूसरे को कंपेयर कर दे कि तूने कौन सा पॉइंट मिस किया है, मैंने कौन सा मिस किया है। उससे एक ये होगा कि आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कैपेसिटी वो बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे में वो लोग, जैसे ने स्पेसिफिक कहा है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो आप बता रहे हो वो बहुत ही सीधा होना चाहिए। ठीक, घुमा फिरा के बातें ना करें। जो भी कह रहे हैं एक सिंपल वे में कहिए और एक कंसाइज फैशन में कहिए, जिससे आप जो कह रहे हो वो सामने वालों को पता चल जाए। ठीक है, और स्ट्रक्चर जो ऐसे का होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो वैसे हो जाना चाहिए। तो उसमें कहा गया है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, टू अरेंज देयर आइडियाज इन एन ऑर्डरली फैशन एंड राइट कंसाइसली। तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें आप आपका ऐसे लिखो। ठीक है, यहां से वहां मत कूदना, टॉपिक बाय टॉपिक आप जाना, और एक टॉपिक को एक पैराग्राफ में आप कंप्लीट करो, फिर दूसरे टॉपिक को पकड़ना, फिर वो टॉपिक रिपीट नहीं होना चाहिए पीछे। ठीक है, अब ऐसे को कैसे सिलेक्ट किया जाए, ये काफी सब्जेक्टिव इशू है। इसमें हो सके उतना जीएस से रिलेटेड अगर आपके ऐसे हैं, या तो आपके ऑप्शनल से रिलेटेड कोई अगर ऐसे आ रहा है, तो आप सिलेक्ट करना। पर खास बात ये ध्यान रखनी है कि आप ऑप्शनल का पेपर नहीं लिख रहे हो, आप ऐसे का पेपर लिख रहे हो जिस जो कोई भी इवेल्युएट कर रहा होगा, शायद वो हिस्ट्री का प्रोफेसर हो, चाहे वो फिलोसॉफी का प्रोफेसर हो, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड का हो। तो आपका ऐसे ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसे पढ़े तो समझ पाए। बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है इसको, एकदम कॉमन मैन समझ पाए वैसा लिखना है आपको। ठीक है, तो ऐसे सिलेक्ट करने के लिए एक तो आपका कंफर्ट होना चाहिए कि आप टॉपिक पढ़ के आप शॉक ना हो जाओ कि आगे 2-4 पेज लिखने के बाद आप कंप्लीटली ब्लैंक नहीं हो जानी चाहिए, आपको 10 से 12 पेज लिखने हैं। ठीक है,
तो क्या आप लिख पाओगे, वो आपको खुद को पूछना है। दूसरा कि ये जो टॉपिक पूछा गया कि मैं उसको अलग अलग एंगल से एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहा हूं तो फिर मुझे वो टॉपिक नहीं लेना है। ज्यादातर हम फिलोसॉफिकल ऐसे को अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें काफी बार एक एक आइडियाज रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हो सके उतना सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि जिसके जैसे आप काफी अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर कर सको, ठीक है। और जो वेग टॉपिक्स है, ठीक है, जो समझना ही मुश्किल है, उसको आपको अवॉइड करना है। जैसे यहाँ पे कहा गया था, रियलिटी डज नॉट कंफर्म टू द आइडियल बट कंफर्म्स इट। अब ये टॉपिक अपने आप में ही इतना कंफ्यूजिंग है कि आप शायद समझ ही ना पाओ, ठीक है। तो इसको आपको अवॉइड कर देना है। जहां पे भी आपको लगे कि इसमें सोच ही नहीं पाओगे आप, तो लिखने का तो भूल ही जाना। अब ऐसे आप लिखना शुरू कर तो सीधा लिखना मत शुरू कर देना। बिफोर यू राइट एन ऐसे, गिव 15 to 20 मिनट्स फॉर योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। अलग अलग एंगल से आप कैसे सोच सकते हो ऐसे को, वो आपको पीछे जो रफ शीट्स दी होंगी 3 या 4 पेज की, उसमें आपको एक टॉपिक लेके उसके अलग अलग एंगल आपको सोचने हैं, ठीक है। फिर ही आपको ऐसे लिखना है, डायरेक्ट ऐसे मत लिखना वरना आप बीच में अटक जाओगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे की शुरुआत कैसे करें। तो अलग अलग मेथड्स हैं ऐसे शुरू करने के लिए। काफी लोग जो है कोटेशन से शुरुआत करते हैं कि कोई फेमस पर्सनालिटी उसने कुछ कहा था, उस हिसाब से आप ऐसे शुरू कर दो। कभी कभार हम स्टोरी के साथ शुरू करते हैं, जो फिलोसॉफिकल ऐसे होते हैं तो उसको हम स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो स्टोरी भी हम लिख सकते हैं। कभी कभार हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और कभी कभार फिलोसॉफी अगर कोई है उस स्टेटमेंट के पीछे तो उससे शुरुआत की जा सकती है। तो आपका जिसमें कंफर्ट है आप उसमें शुरुआत कर सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन 2 या 3 पैराग्राफ तक ही रहेगा, उससे ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। 1.5-2 पेज में आप 1 या 1.5 पेज में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए। फिर जो मेन पार्ट है आपका बॉडी पार्ट जिसे हम कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए। तो पैराग्राफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए, पॉइंट फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा ऐसे। सो पैराग्राफ ही रहेंगे। खास ध्यान ये रखना है कि जो हमारे पैराग्राफ्स हैं और जो सेंटेंसेस हैं वो काफी स्मॉल रहे, जिसकी वजह से सामने वाले को जो इवेल्युएटर है उनको समझने में तकलीफ ना हो। और टेक्निकल और फ्लावरी लैंग्वेज का यूज ना करें। आपको आपकी लैंग्वेज का शो ऑफ वहां नहीं करना है, आपको जो टॉपिक दिया गया है सिर्फ उसको समझना है और समझाना है, ठीक है। तो एक जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखा जाए। कोट्स का आप यूज करें तो अच्छा रहेगा, एक थोड़ा अलग रहेगा आपका ऐसे। और फैक्ट्स एंड फिगर्स का आप यूज करिएगा, बट इतने भी यूज ना करें कि इंफॉक्सिकेशन हो जाए कि हर एक जगह आपको सिर्फ आंकड़े ही आंकड़े दिख रहे हैं, ऐसा ना हो, ठीक है। और जब कभी भी आप ऐसे सिलेक्ट करो तो उसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का अगर आप फॉलो करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए भी और इवेल्युएटर के लिए भी समझने के लिए कि यू कैन थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। तो हिस्टोरिकल डायमेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, फिलोसॉफिकल, एनवायरमेंटल, सिक्योरिटी, साइंटिफिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सारे डायमेंशन है जिसके हिसाब से आपको आपका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करो, ये सारे डायमेंशन सोचने की कौन से डायमेंशन में कैसे ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और बॉडी पार्ट में भी जो है आपको अंडरलाइन अगर आप करो कुछ कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है, तो वो एक अच्छी अलग इंप्रेशन क्रिएट करेगा आपकी। और अगर आपको कोट्स याद नहीं रहते तो आप उसको पैराफ्रेज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे में टाइटल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ऐसा टाइटल बिल्कुल मत देना। पर जो बॉडी पार्ट है उसमें अगर आपको कुछ टाइटल्स देने हैं, अगर आपने एडिटोरियल में कहीं पढ़ा था और आपको वो टाइटल यूज करना है तो आप कर सकते हो। फिर कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप कोई भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है उनका यूज कर सकते हैं, उनके कोई कंसेप्ट का आप जो है यूज कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको फिलोसॉफिकल ऐसे दिया जाए, कोई स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तो उसमें दोनों डायमेंशन को आप एक्सप्लोर करना। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही डायमेंशन को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक्सप्लोर करना और फिर आपका कंक्लूजन देना। और ये खास ध्यान रखा कि नेगेटिव डायमेंशन उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें, उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा होना चाहिए। पर नेगेटिव डायमेंशन लिखना इस वजह से होगा कि एग्जामिनर को पता चले कि यू कैन थिंक फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए आपके आंसर और ऐसे में। तो
एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी हैंडराइटिंग अगर बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स मतलब बहुत ज्यादा कट जाएंगे। अगर पढ़ ही नहीं पा रहा वो आदमी तो काट देगा आपके मार्क्स, वो पढ़ेगा नहीं। पर अगर एक बेसिक चीज है कि लेजिबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए, कि पढ़ा जाना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। अगर आपके हैंडराइटिंग इतने अच्छे नहीं है तो स्पेसिंग दो लाइन के बीच में अच्छे से करिए, जिसकी वजह से थोड़ा क्लैरिटी रहे, थोड़ा अच्छा लगे आपका जो ऐसे है वो। फिर जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करिए और ओवर राइटिंग ना हो, उसका खास ध्यान रखना। ठीक है, प्रेजेंटेशन में और कुछ आपको करना नहीं है। हैंड राइटिंग थोड़ा इंप्रूव करिए, अगर खराब है तो स्पेसिंग अच्छे से रखिए और हाईलाइट अच्छे से करके रहिए। और वन थीम वन पैराग्राफ, ये आपका मोटो होना चाहिए थ्रू आउट द एसे। दो थीम को मिक्स मत करना, ठीक है, और एक थीम खत्म हो फिर ही दूसरी थीम लेना। डोंट कीप जंपिंग बिटवीन थीम्स, इट विल क्रिएट अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन कि आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना नहीं आता। रिसेंटली जैसे मैंने कहा कि दो सेक्शन में ऐसे आते हैं, एक सेक्शन में आपको फिलोसॉफिकल ऐसे देखने मिलेंगे और दूसरे सेक्शन में कोई कन्वेंशनल टॉपिक है या तो कोई इमर्जिंग इश्यूज है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक आया था लास्ट टाइम, तो वैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यू शुड बी रेडी, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर राइटिंग बोथ काइंड्स ऑफ ऐसे। ठीक है, और ऐसे के लिए जो मैंने किया था वो मैंने ये किया था कि कुछ कंसेप्ट जैसे थे, जैसे लिबरलिज्म है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, एजुकेशन है, इन सभी से रिलेटेड मैंने कोट्स पहले से तैयार करके रखे हुए थे। और कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है, जैसे गांधी जी है, टैगोर है, आम्बेडकर है, मार्टिन लूथर किंग है, इन लोगों ने, गौतम बुद्धा है, इन लोगों ने क्या कहा है, इनके कौन से प्रोमिनेंट कोट्स है, उसका मैंने एक बुक में लिखा हुआ था। और ऐसे के पेपर के पहले मैंने उसको रिवाइज किया था। ठीक है, तो वो मुझे काफी हेल्प रहा था। मैंने जो दो ऐसे लिखे थे, दोनों ऐसे में मैंने तीन चार कोट यूज किए थे, तो उससे आपका ऐसे थोड़ा अलग लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करिएगा जिससे आपका ऐसे दूसरों से अलग लगे। और ये यूट्यूब की एक लिंक है, ठीक है, वो अगर आपके पास टाइम है तो आप देखिएगा। ठीक है, ऐसे किस तरह से लिखा जाता है उसको उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ये 2019 का ऐसे का पेपर है। अगर आप देखोगे सेक्शन ए जो है उसमें सारे के सारे फिलोसॉफिकल ऐसे हैं। फिलोसॉफिकल ऐसे में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक ही आइडिया के ऊपर आपको बार बार लिखना है। ठीक है, इसमें बहुत अलग अलग एंगल से आप नहीं देख सकते, तो कभी कभार रिपीटेशन हो जाता है और आपके मार्क्स कम हो जाते हैं ऐसे में। तो जब फिलोसॉफिकल ऐसे आप सिलेक्ट करो तो उसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि कौन सा ऐसा ऐसे है जिसमें चार पांच अलग अलग डायमेंशन में खोल सकता हूं। ठीक है, तो वो खास ध्यान रखना। मैंने जो फोर्थ वाला ऐसे है वो चूज किया था, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बात करनी है आपको, करेज टू एक्सेप्ट मतलब आपको इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड बातें लिखनी है। ठीक है, और दूसरी बात है डेडिकेशन टू इम्प्रूव। तो एक हो गया आपका इंटरनल अफेयर कि आपको एक्सेप्ट करना है आपने कुछ भूल की है, और दूसरा है आपका जो एक्सटर्नल अफेयर है कि जिसमें आपको चीजों को इंप्रूव करना है बाय वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो दो अलग अलग डायमेंशन और तीसरा डायमेंशन है सक्सेस का। ये तीनों को आपको कनेक्ट करके ऐसे लिखना है और अलग अलग एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, और इसमें जब आप एंड करोगे ऐसे को, ठीक है, जो बॉडी पार्ट का लास्ट होंगे दो तीन पैराग्राफ, उसमें आपको नेगेटिव डायमेंशन भी लिखना है कि अगर आपके पास करेज टू एक्सेप्ट और डेडिकेशन टू इम्प्रूव नहीं है तो आप कैसे फेल हो सकते हो, और उसके दो तीन एग्जाम्पल देने हैं अच्छे से समझा के, और फिर आपको कंक्लूड करना है। ठीक है, तो कौन सा ऐसे ऐसा है जिसमें तीन चार डायमेंशन खुल सकते हैं, फिलोसॉफिकल ऐसे में आपको वो खास ध्यान रखना है। और सेक्शन बी में तो जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आप अच्छे से लिख सकते हैं 10-12 पेज में, देयर इज नो इशू एज सच। ठीक है, पर जैसे सिक्स नंबर का ऐसे है प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन का, उसमें आपके पास अगर डेटा नहीं है तो आप छूना भी मत उस ऐसे को, वरना आपका आंसर बहुत ही वेग और बहुत ही जिसे हम कहेंगे ओवर सिंप्लीफाइड लगेगा। अगर आपके पास डेटा नहीं है ऐसे क्वेश्चन में तो आप उसको अटेम्प्ट ना करें ऐसे के लिए। ठीक है, फिर बात आती है जीएस की। जीएस के जो चार पेपर है उसमें आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए एथिक्स के पेपर के ऊपर, पर जो आगे के तीन पेपर है उसको भी आप इग्नोर ना करें। ठीक है, जीएस पेपर में आपका इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना जरूरी है। आपके अगर हाथ चलेंगे नहीं तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आपका हर एक पेपर में एक क्वेश्चन भी छूट जाता है 10-10 मार्क का, तो 70 मार्क्स आपके इस पेपर हो जाएंगे। ठीक है, वो ना हो, वो खास ध्यान रखना। अब जीएस में
जब हम आंसर लिखते हैं तो शेल वी गो बाय पैराग्राफ फॉर्मेट या पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है हमें। तो जीएस का जो पेपर है काफी लेंथी रहता है, ठीक है। उसमें आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 फॉर्मेट तो यूज करना ही है। पर जो फॉर्मेट मैं यूज कर रहा था उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैं 2-3 स्टेटमेंट में लिखता था, तो वो पैराग्राफ जैसा हो जाता था, और बॉडी पार्ट पूरा मैं पॉइंट फॉर्म में लिखता था, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक क्लैरिटी रहती है, जब आप लिख रहे हैं आपको पता है कि मैं ये पॉइंट कवर कर रहा हूँ अपने आंसर में, और इवेल्युएटर को भी उतना आसान रहता है। मीन्स अगर आपको क्लियर करना है तो यू शुड नेवर गिव अ हार्ड टाइम टू योर इवेल्युएटर। अगर आपने इवेल्युएटर को हार्ड टाइम दिया तो आपका 1 साल का जो चक्कर है वो पूरा रिपीट होगा, ठीक है। इस वजह से आप उसका काम इजी कर देना, उसको इवेल्युएट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना वो एवरेज मार्क या उससे बिलो देके आपको छोड़ देगा, ठीक है। तो आपका रैंक भी शायद आए ना आए, और अगर आएगा तो बहुत लो आएगा। तो आपका आंसर्स जो है उसका स्ट्रक्चर और उसका कंटेंट उसकी की रहेगा। कंटेंट क्या होगा? कंटेंट जो आपने पढ़ा है वो, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से। और स्ट्रक्चर तभी आप लिख पाओगे अच्छे से जब आपने उसको प्रैक्टिस किया है, क्योंकि एक टॉपिक है 1857 रिवॉल्ट, उसकी काफी सारी चीजें आपके दिमाग में होगी, पर स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्या पूछा है और मुझे क्या लिखना है, कितने टाइम में लिखना है, वो आपकी प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा। तो स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों को आपको इंपॉर्टेंस देना है। फिर कभी कभार टाइम कम होगा तो आपको फ्लो चार्ट का यूज करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और डायग्राम्स जहां आप बना सको, जैसे ज्योग्राफी है तो वहां पे मैप्स और डायग्राम्स आप काफी बना सकते हो, ठीक है। उससे आपका काम भी इजी हो जाएगा, सामने वाला भी इजीली समझ जाएगा, और आपका आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा। सिर्फ वर्ड्स नहीं होंगे, कुछ डायग्राम्स आ जाएंगे तो वो थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप आंसर लिखते टाइम कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, ठीक है। फैक्ट और एनालिसिस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप फैक्ट्स लिख के आ गए तो कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको आपको आपके आर्ग्यूमेंट के साथ उसको बैक करना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट लिखिए, उसके बाद फैक्ट लिखिए, तो उससे पता चलेगा कि जो आप बोल रहे हो वो लॉजिकली बोल रहे हो, ठीक है। और आप आपका ओपिनियन कैसे बनाओगे? ओपिनियन ऐसा तो नहीं आपका रातों रात बन जाएगा, पर जैसे जैसे आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे, जैसे जैसे आप डिबेट सुनोगे, वैसे वैसे आपका ओपिनियन बनेगा। और ओपिनियन किसी भी साइड हो सकता है, ठीक है। देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। आप कोई भी साइड ले सकते हैं, बट यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सपोर्ट व्हाट यू आर सेइंग। अगर वो नहीं कर पा रहे हो देन डोंट आर्ग्यू, ठीक है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए इनसाइट्स और आईएएस बाबा में डेली राइटिंग चैलेंजेस होते हैं। आप दोनों में से कुछ भी फॉलो कर दीजिए, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। सेक्शन वाइज आप नोट्स बना सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है वो काफी डायनामिक है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग आप नोट्स बना लीजिए। डाउट्स जो सॉल्विंग है वो हम मेरा जो पीपीटी खत्म हो जाए उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, अभी मैसेज ना करें, एक बार हम ये पीपीटी खत्म कर लेंगे उसके बाद हम डाउट सॉल्विंग रखते हैं, उसमें आप आपके सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ओपिनियन बनाने के लिए आपको डिबेट्स देखना है और एडिटोरियल पढ़ना है। और मैं ये कह रहा था कि सेक्शन वाइज नोट्स आप आईआर के लिए बनाएं, क्योंकि आईआर जो है डे टू डे उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। आप अगर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं या डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें से आपका स्पेसिफिक नोट्स जो है वो सेक्शन वाइज होना चाहिए। इंडिया के अलग अलग नेबर्स के साथ अलग अलग जो पावर्स है उसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, वो आप सेक्शन वाइज नोट्स बनाए हर एक टॉपिक की। वो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देगा और उससे आपके जो आंसर्स है वो निखर के बाहर आएंगे। और जब हम जीएस के आंसर लिखते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स अगर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो आपके आंसर्स थोड़े ज्यादा रीच लगेंगे, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आप दे सकते हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे एक एग्जांपल है, अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स, ठीक है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, एथिक्स के पेपर में पूछा गया था। अब इसमें अगर आप कोई एग्जांपल दे दो, जैसे आप अशोका का एग्जांपल दे दो, ठीक है। बिफोर द बैटल ऑफ कलिंग अशोका के जो थॉट्स थे वो काफी वायलेंट थे, तो उसके थॉट्स जब वायलेंट थे तो वो एक वायलेंट पर्सनालिटी था, ठीक है। पर जो ब्लडशेड उसने देखा
इन कलिंग वॉरफेयर, उसके बाद उसके विचार बदल गए, ठीक है, और उस हिसाब से उसकी पर्सनालिटी भी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल आप दे सकते हैं जो आपकी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है और जो आपके आंसर को थोड़ा हटके बनाएगा बाकी लोगों से, ठीक है। कभी कभार यूपीएससी में क्या है, वेग क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो, तो वैसे क्वेश्चंस में या तो अवॉइड कर दीजिए अगर आपने कुछ सुना ही नहीं है उसके बारे में, या तो फिर क्या करें, अगर वो क्वेश्चन में एक दो टर्म भी ऐसे है जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था जीएस 3 में, व्हाट इज साइबर डोम प्रोजेक्ट। अब साइबर डोम प्रोजेक्ट के बारे में सुना ही नहीं है, वो बाद में पढ़ा तब पता चला कि केरला स्टेट का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। पर उसके बाद का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये लिख सकते हैं कि इंटरनेट क्राइम्स कैसे बढ़ रहे हैं इंडिया में, और कोई अगर प्रोजेक्ट है साइबर डोम प्रोजेक्ट करके, तो ऐसा ही होगा कि जिसमें स्टेट जो है कोलैबोरेट कर रहा है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है। तो वो कोलैबोरेशन किस तरह से हेल्पफुल रहेगा इंटरनेट क्राइम्स को कम करने में, तो वो लॉजिक से अगर आप आंसर लिख देते हो 1.5-2 पेज का, तो भी आपको 2-3 मार्क्स तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो छोड़ दो, पर अगर ऐसा वेग क्वेश्चन है और इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप लिख देना, छोड़ना मत, बिकॉज इवन 0.5 मार्क्स मेक्स अ डिफरेंस इन द फाइनल लिस्ट, ठीक है। अब हो सके उतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना आपके आंसर में। जैसे एक क्वेश्चन था, GS 1 का क्वेश्चन है, आर वी लूजिंग आर लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के जितने भी डायमेंशन है हमारे, ठीक है, हमारा क्लोथिंग है, हमारी फूड हैबिट्स है, हमारी लैंग्वेज है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारा कल्चर जो है, हमारे फेस्टिवल्स जो है, उन सभी में कैसे जो है चेंज आ रहा है, हर एक डायमेंशन को आपको इनकॉर्पोरेट करना है टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। तो जब आप आंसर लिखो तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो, वो आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बुक लिस्ट मैंने शेयर किया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स, प्रीलिम्स की जो बुक्स हैं वो की वो आपको पढ़नी है मेंस में, उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री जो है उसका एक आध क्वेश्चन ही आ रहा है लास्ट 2-3 साल से, और कुछ कुछ साल में तो क्वेश्चन भी नहीं आया। तो उसके लिए अगर आप बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हैंड आउट पढ़ लेना जो 50-100 पेज का हो, क्योंकि बिपिन चंद्रा इज अ वॉल्यूमिनस बुक, ठीक है। तो आप ये प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तब आपको पता चलेगा कौन से एरिया को मुझे कितनी प्रायोरिटी देनी है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसे मैंने स्मार्ट वर्क कहा था शुरुआत में, वो आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन करना है, ठीक है। इन सिलेक्टिंग योर बुक्स, इन सिलेक्टिंग द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक, हर एक जगह आपको वो करना पड़ेगा, और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हो, ठीक है। सो ये बुक्स है जो आपको पढ़नी है। GS 4 जो है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें 2 सेक्शन रहते हैं, पहला जो सेक्शन है उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और दूसरा जो सेक्शन है उसमें केस स्टडी रहती है। तो ये चीजें भी आप जितना प्रैक्टिस करोगे इसमें पेपर, क्योंकि पढ़ना इतना ज्यादा होगा कि आप आंसर लिखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। काफी लोगों का GS 4 छूट जाता है, ठीक है। तो आपका ना छूटे उस वजह से आप आपका नॉलेज अच्छे से रखें, और GS 4 के जो आंसर्स आप लिख रहे हो उसमें थिंकर्स का यूज करें, जो अलग अलग फिलोसॉफी है, जैसे टोटोलॉजी है, जैसे हेडोनिज्म है, ये अलग अलग फिलोसॉफी के क्या व्यूज है, बुद्धिज्म क्या कहता है, ठीक है, उसको आप इनकॉर्पोरेट करिए। और डिफरेंट डायमेंशन जितने आप रखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी आप ला सकते हो GS 4 में, ठीक है। तो वो आपको यूज करना है, लीगल डायमेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, और थिंकर्स और उनकी फिलोसॉफी, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल जितने आप लिखोगे उतने आपके रहेंगे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ कुछ टॉपिक्स हर साल रिपीट हो रहे हैं, जैसे वुमेन का इशू है, जैसे एनवायरनमेंट का इशू है, तो वो आप आइडेंटिफाई करिए और उसके ऊपर आप वर्क करिए, ठीक है। ये मैंने पिछले 5 साल का एनालिसिस किया हुआ है, ब्रेकअप GS 1, 2, 3 में हर एक साल में कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप प्रायोरिटी देना, कौन से सेक्शन को मुझे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हम अलग से एक सेशन कर सकते हैं फिर कभी, क्योंकि ऑप्शनल क्या सिलेक्ट करना वो आपको खास ध्यान रखना है। ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए आप सिर्फ किसी और का कॉपी मत करना, क्योंकि पढ़ना आपको है फिर, ठीक है। तो काफी लोग
क्योंकि ऑप्शनल पॉपुलर इसलिए ले लेते हैं, काफी लोग इस वजह से लेते हैं क्योंकि वो स्कोरिंग है, काफी लोग फ्रेंड्स ले रहे हैं इस वजह से ले रहे हैं। तो आपको ये करना है कि जो भी सब्जेक्ट्स आपको पसंद है उसका सिलेबस एक बार देख लो और उसके बेसिक चैप्टर्स पढ़ लो, और बेसिक चैप्टर पढ़ने के बाद प्रीवियस 2-3 साल में उसके क्या क्या क्वेश्चन आए वो आप पढ़ो, क्या आप उसका आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, ये अगर आप कर लोगे तो आपको ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है वो इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, और ऑप्शनल में आपको नोट्स डिटेल में बनाने हैं, और यहाँ पे आपको टेक्निकल टर्म्स का और स्पेशलाइज्ड जो लैंग्वेज है वो ऑप्शनल की वो आपको यूज करनी ही करनी है। लेमन आंसर आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है या नहीं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीएस के आंसर में आपको ब्रेथ मतलब अलग अलग डायमेंशन आपको एक्सप्लोर करने हैं, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। फोकस शुड बी ऑन ब्रेथ इन आंसर। ऑप्शनल में आपका फोकस ऑन डेप्थ एंड ब्रेथ दोनों होना चाहिए। आपको डिटेल में भी नॉलेज होना चाहिए और अलग अलग डायमेंशन का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कोचिंग चाहिए नहीं वो आपके ऊपर है, आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, आप कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन काफी वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, इग्नो यूके और दूसरे भी, तो आप वो देख सकते हो। इंटरव्यू जो है वो गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, पर वो काफी सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, इसलिए इंटरव्यू के ऊपर आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरव्यू जनरली 40 टू 45 मिनट्स का है, बट वो 40 टू 45 मिनट्स बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकते हैं आपके फाइनल मेरिट पे, क्योंकि काफी लोगों के जो स्कोर है वो 210 प्लस भी जाते हैं और काफी लोग 110 120 में हो जाते हैं। तो 100 मार्क का डिफरेंस मतलब सीधे बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, बेसिक जीएस और करंट अफेयर्स जो चल रहा है आपके आसपास, और आपकी हॉबीज वगैरह इंटरेस्ट आपने कुछ लिखा है। ठीक है, आपकी कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। पर्सनालिटी टेस्ट में हाउ यू आर एज अ पर्सन उसके ऊपर फोकस होता है, नॉट ऑन योर नॉलेज। नॉलेज इज ऑलरेडी टेस्टेड। ठीक है, तो आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने डेडिकेटेड हो, वेदर यू हैव लीडरशिप क्वालिटी और नॉट, वेदर यू आर सिंपैथेटिक, ये सारी चीजें चेक की जाती है। ठीक है, अगर आप इंट्रोवर्ट है तो प्रॉब्लम होगी पर्सनालिटी टेस्ट में, इस वजह से प्रैक्टिस करिएगा, सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर और गिव मॉक इंटरव्यूज। अगर मेरा आप इंटरव्यू देखोगे तो मैं खुद भी घबरा गया था फर्स्ट टाइम व्हेन आई गिव माय मॉक इंटरव्यू, तो वो होगा क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ। ठीक है, तो वो डर भगाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हार नहीं मानना है। मॉक टेस्ट में आपको ग्रिल भी करेंगे, आपको जब सजेशन लेने जाओगे आपको बोलेंगे आप में इतनी सारी खामियां हैं, सुनना और इम्प्रूव करना रादर देन गिविंग अप। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या इंटरव्यू पैनल बायस्ड होती है, अब होती है या नहीं होती है जनरली मुझे तो नहीं लगा। ठीक है, तो वो चीजों को कंट्रोल करने का ट्राई मत करो जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, अगर वो बायस्ड है भी तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो सारे रूमर्स में ना फंसे, प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दें। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के टाइम पे आपका जो लास्ट सेकेंड ईयर या तो लास्ट ईयर है उस टाइम पे आप प्रिपरेशन शुरू करिए। एकदम से ग्रेजुएशन को इग्नोर मत करना क्योंकि ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मेरा ग्रेजुएशन खत्म के 4 साल हो गए फिर भी मुझे ग्रेजुएशन से 3-4 क्वेश्चन पूछे इन इंटरव्यू। ठीक है, सो डोंट टेक योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स लाइटली। ओके, और जब ग्रेजुएशन आप कर रहे हो टाइम पे आप बेसिक एनसीईआरटीज खत्म कर देना और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगना। ठीक है, और न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट आप डेवलप कर दीजिए ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, 1 or 2 years बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर। ठीक है, उससे आप जो सिंक हो जाओगे विद द प्रोसेस। ओके, और ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का ब्रेक लेना, इंटेंसिव स्टडी करना, फिर अटेम्प्ट देना। डायरेक्ट ट्रायल के लिए अटेम्प्ट मत बिगाड़ना, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब अगर हेक्टिक है तो फिर आप वीकेंड्स पे हो सके उतना टाइम अपने आप को दीजिए, और अगर आपके पास प्रेफरेंस है जॉब चूज करने का तो फिर ऐसी जॉब चूज करिए जो लेस हेक्टिक हो। जैसे मैंने आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम भी क्लियर की थी और पीओ की भी 3-4 एग्जाम मैंने क्लियर की थी। तो पीओ में सैलरी वगैरह अच्छा था पर वहां पे मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं हो पाती, इसलिए मैंने आरबीआई की जो क्लरिकल जॉब थी उसको एक्सेप्ट किया था जस्ट टू कंटिन्यू माई यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और जो अगर ऑप्शन है तो लेस हेक्टिक जॉब लीजिए। दूसरा कि जब जॉब कर रहे हो तो वर्क के ऊपर भी ध्यान देना, अदरवाइज आपको लीव वगैरह में बहुत प्रॉब्लम करेंगे, लीव नहीं देंगे जल्दी। तो ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशन विथ योर सीनियर्स, विथ योर कलीग्स, कि अगर आपको
ड्यूरिंग वर्क आवर्स पढ़ना है तो वो लोग आपका काम थोड़ा बहुत संभाल ले। ठीक है, जब मैं आरबीआई में था, मैं कैश डिपार्टमेंट में था, तो जब मेरी एग्जाम आने वाली होती थी, छुट्टी नहीं होती थी, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन इतना अच्छा था तो वो लोग मेरा काम कभी कभार संभाल भी लेते थे, क्योंकि नॉर्मल डेज में मैं भी उनका काम कर देता था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेल्फिश ना हो, थोड़ा रिलेशन के ऊपर भी ध्यान दीजिए, जिससे अगर आपका गुडविल डेवलप हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और अगर जॉब कर रहे हो तो ऑनलाइन कोर्सेज काफी अवेलेबल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और डेली वर्क रूटीन आपका फिक्स है अगर ऑफिस में, तो ट्राई टू टेक आउट 1 और 2 आवर्स जिसमें आप न्यूज़पेपर रोज का पढ़ लो, तो आपका उतना काम घर जाके कम हो जाए। ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह से दूर रहना, अदरवाइज वो तकलीफ करेगा। और आपकी लीव्स आप एक्यूमुलेट करके रखना, और अगर लीव एक्यूमुलेट नहीं हो पा रही तो एलडब्ल्यूपी आप ले लेना। ठीक है, अब काफी मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स करते हैं, एक तो दूसरे की स्ट्रेटेजी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मैंने शुरुआत में ना बोल दिया था कि मेरी स्ट्रेटेजी आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें, आप खुद की सिचुएशन देखे फिर फॉलो करें। बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, 1 सब्जेक्ट 1 बुक, ये आपका मोटो होना चाहिए फॉर जीएस, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों। ऑप्शनल के लिए यू कैन हैव 10 डिफरेंट बुक्स, आई डोंट माइंड। और रिवीजन आपको करना पड़ेगा, 3-4 बुक्स पढ़ोगे जीएस के लिए तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, वो खास ध्यान रखना। यूपीएससी का ट्रेंड आपको फॉलो करना है, ना कि मॉक टेस्ट को। ठीक है, पे हीड टू वाइज एस्पिरेंट्स, जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स है, जो सीनियर्स है, आपको अगर कोई एडवाइस देते हैं तो उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, अननेसेसरी आप एटीट्यूड ना रखें कि मैं सुनूंगा नहीं किसी का, दैट कैन ट्रबल यू इन फ्यूचर। पॉलिटिकल डिबेट्स जो होती हैं, अगर आप देखोगे तो डिबेट जो नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल डिबेट होनी चाहिए वो नहीं होती। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, राइट वर्सेस लेफ्ट, ये सारी डिबेट होती है, उससे आप दूर रहें। ठीक है, एनडीटीवी वर्सेस रिपब्लिक भारत, ये सब चीजों से अवॉइड करें। आप आरएस टीवी की डिबेट्स देखें, और अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो डिबेट ना करें। ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन करें। और प्रीलिम स्पेसिफिक और मेन स्पेसिफिक अलग से कोई तैयारी नहीं होती, आपको इंटीग्रेटेड स्टडी ही करना है। ठीक है, कि जब प्रीलिम्स होगी तो सिर्फ मैं फैक्ट्स ध्यान रखूंगा, और जब मेंस होगी तो सिर्फ मैं एनालिसिस करूंगा, नहीं हो पाएगा क्लियर। आपको दोनों का इंपॉर्टेंस समझना होगा। ठीक है, और दोनों के लिए एक ही प्लान होना चाहिए आपका, कि मैं अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करूंगा। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो मैं उसको एनालाइज भी करूंगा और उसके फैक्ट्स भी याद रखूंगा, दोनों करूंगा। ठीक है, फिर न्यूज़पेपर कौन सा होना चाहिए वो मैंने आपको बोल दिया। हाँ, काफी लोग ये कहते हैं कि पढ़ते बहुत है पर लिखते नहीं है, तो मेंस में पेपर आपके छूट जाएंगे और आपका क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पर्सनली टेस्ट में ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, कि क्लियर कर दूंगा, मैंने और भी इंटरव्यू दिए हैं, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस करें हो सके उतना, ये अलग प्लेटफॉर्म है। जो रूमर्स चलते रहते हैं मार्केट में कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्केलिंग हो रही है, कुछ ऑप्शनल्स को फेवर किया जा रहा है, या तो इंग्लिश वर्सेस हिंदी या इंग्लिश वर्सेस वर्नाक्यूलर की डिबेट है कि इंग्लिश को फेवर किया जा रहा है, ये सारी चीजों से दूर है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू वगैरह में अगर आपके कॉन्टेक्ट अच्छे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, काफी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रूमर्स में ना फंसे, ना इनको सुने, ना इनको ध्यान दे। अनबैलेंस्ड लाइफ ना जिए। ठीक है, नींद खराब कर रहे हैं, 14-16 घंटे पढ़ रहे हैं, ना खाने पीने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना फैमिली के साथ टाइम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आप मेंटली थक जाओगे इन ये प्रिपरेशन। ठीक है, सो गिव टाइम टू एवरीथिंग, 6 to 8 hours डेली विल बी सफिशिएंट। ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग क्लासेस बिल्कुल नहीं, और लोकल कंपटीशन को ध्यान में ना रखें, आप कंपटीशन नेशनल लेवल पे, तो मेरे आसपास के लोग हैं उनसे मुझे अच्छा आता है इसलिए मेरा क्लियर होगा, ये भी ना माने। ठीक है, अब कुछ मिथ्स हैं। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या जीपीएससी करना पड़ता है यूपीएससी के लिए, तो दोनों अलग एग्जाम्स हैं। जीपीएससी का अलग लेवल है, उसका अलग सिलेबस और अलग पैटर्न है एग्जाम का, यूपीएससी का अलग है। इंग्लिश वर्सेस वर्नाक्यूलर दोनों मीडियम के लोग क्लियर करते हैं, हिंदी मीडियम के लोग भी क्लियर करते हैं, इंग्लिश के भी करते हैं, गुजराती से भी क्लियर करते हैं लोग। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलीट क्लास जो है वही फाइनल लिस्ट में आ सकते हैं, वो भी गलत है। अगर आप चाहो तो आप स्टोरीज चेक कर सकते हो, गोविंद जायसवाल, वरुण बनवाल, प्रांजल पटेल पाटिल मैडम की, इन सबकी स्टोरीज आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ भी इलीट नॉन इलीट का कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर आपका एकेडमिक्स में बहुत अच्छा, आप टॉपर नहीं रहे आप स्कूल कॉलेज में, तो क्या आप क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी नेगेटिव इंप्रेशन इन योर इंटरव्यू, तो आप वो सब चिंता ना करें। क्या कोचिंग इनएविटेबल है, क्या जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। यूट्यूब अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको ज्योग्राफी
इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हर किसी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब तो ऑप्शनल के भी वीडियोस काफी अवेलेबल है, ठीक है। तो कोचिंग इनएविटेबल नहीं है, बट अगर कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, टाइम है तो करना चाहिए, उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। यू मस्ट नो एवरीथिंग अंडर द सन, ये भी एक मान्यता है कि आपको सब आना चाहिए, सब किसी को नहीं आता, ठीक है। जो क्लियर करते हैं उनको भी नहीं आता, जो पढ़ाते हैं उनको भी नहीं आता है। फिर स्टडी आवर्स कितना होना चाहिए? 16-18 घंटे, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। जब शुरुआत करते हो तो 8 घंटे, 7-8 घंटे अगर आप दे सकते हो पढ़ाई के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। और अगर आप 1-2 साल हो गया तो फिर आप 4 घंटे भी पढ़ोगे तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो यूपीएससी, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक, लक के ऊपर डिपेंड थोड़ा बहुत जरूर करता है, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी एरिया में से आ रहा है, वो लक हो सकता है। पर अगर आपने पढ़ा भी नहीं है, मेहनत ही नहीं किया, तो आप लक के ऊपर डिपेंड करोगे तो नहीं होगा कभी। हाँ, जब मैं स्कूल में था तो मुझे टीचर ने कहा था कि आपको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो अगर ऐसी कोई चीज आपको कोई बोलता है कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद करने हैं, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेमोराइज कुछ नहीं करना इतना ज्यादा, आपको बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। और एनालिसिस आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका जो स्कोर है वो 50% के आसपास आ जाए, बस, ठीक है। अब मोटिवेटेड कैसे रहे? तो सबसे पहले तो आपका इनर मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगे तो आप ये क्लियर नहीं कर पाओगे। इनर मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, सर्विस, स्टेटस, मनी, प्रूविंग योर सेल्फ टू बी द बेस्ट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और कोई भी चीज खराब नहीं है, ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो इनर मोटिवेशन तो होना चाहिए। सिर्फ आप पापा ने बोल दिया इसलिए आप जा रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। पापा ने बोला पर मुझे करना है तो आप कर पाओगे। और दूसरा कि इनर मोटिवेशन है, पर 3-4 अटेम्प्ट जब आपके फेल हो जाते हैं तो वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता है। तो आप क्या करें, आउटर मोटिवेशन जो है उसके बारे में देखें। आप जो फील्ड में ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनका काम देखें। आप डीए में एसपी को जाके विजिट करें। जो टॉपर्स हैं उनकी मोटिवेशन स्टोरीज को आप पढ़ें, ठीक है। तो इससे आपका जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाएगा वापस से। और आपको पता होना चाहिए आपने अपनी जर्नी क्यों स्टार्ट की थी, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। फेलियर्स आते जाते रहेंगे, पर काफी टॉपर्स ऐसे जो 3-4 अटेम्प्ट प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाए थे, वो लोग फाइनल लिस्ट में आ जाते हैं। मैं खुद 3 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया था, बट जो 4th अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मैंने तीनों चीजें क्लियर कर दी, ठीक है। तो आप हार ना माने, फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, बस आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, इतना ही है। और ये एक मैराथन है, लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा आपको, ठीक है, स्प्रिंटर नहीं बन सकते। और एक चीज कि शायद आपका क्लियर ना हो, मैं एक्सपेक्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा आप सबका हो जाए, पर अगर ना हो तो ये याद रखें कि सीएससी इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दैट एज वेल। सो नेवर हेजिटेट इन गिविंग चांस टू योर लाइफ एंड योर करियर, ठीक है। सो उसी के साथ मैं ये सेशन एंड करता हूं और हम डाउट सॉल्विंग सेशन अब शुरू कर सकते हैं। सो अगर कुछ डाउट है तो या आप अनम्यूट करें या तो मैसेज करें। एक क्वेश्चन है विजय प्रताप सिंह का। उन्होंने कहा है कि मैंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने और तैयारी करना पड़ेगा, क्या अभी मुझे कंफर्म कर दी। विजय प्रताप सिंह, क्या आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके? ओके, निधि गौर। हेलो। हेलो। सर विजय प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर मैंने अभी मतलब इसी साल मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। हाँ हाँ जस्ट अभी अभी एग्जाम दिया है। तो हाँ हाँ अकॉर्डिंग टू, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई मेरा पॉलिटी एकदम से ही वीक है या बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, हाँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय व्यू मेरा मतलब पॉलिटी ठीक है। और मैं ये जानना चाहता हूँ ओवरऑल थिंकिंग कि मतलब क्या कितना मुझे और अभी अपने उसमें वो करना पड़ेगा,
और हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसके लिए? आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ और भी कोई सब्जेक्ट होगा ना ये? सर मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। अच्छा तो बेसिकली मेरा 100% पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटी था पूरा पूरा, अच्छा जिसमें ऐसा मेरा तो जिसमें मेरा आप जिसमें हाँ मेरा जिसमें मेरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड और भी मतलब और इंटरनेशनल रिलेशंस हाँ जैसे तो सब्जेक्ट्स थे। आप देखिए बीए ऑनर्स में अगर आपने पढ़ा है तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो ऑनर्स लेवल का ही होता है, तो आपको जी। ऑप्शनल में बहुत हेल्पफुल रहेगा पीएसआईआर जो है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है आप ओके। और जो पॉलिटी सेक्शन रहेगा जीएस में, हाँ। उसमें भी हाँ। आपको बहुत हेल्प रहेगा। अगर आपने बीए किया हुआ है तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में बहुत कम टाइम जाएगा। ठीक है, जी जी जी। पर उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बुक लिस्ट में जो कहा है वो आप ट्राई करिएगा, और अगर कोई और बुक हो तो वो आप मुझे अभिनव सर को पूछ सकते हैं कि वो पढ़ने लायक है या नहीं। ठीक है, हिरेन सर। हाँ बोलिए। सर फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू। एंड सर मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया है अभी। हाँ हाँ। तो सर सोशियोलॉजी में मैंने आपकी मार्कशीट देखी, आंसर शीट्स देखी। अच्छा। तो सर उसमें मैंने फ्लो चार्ट्स बहुत ही कम थे आपके। हाँ हाँ। और पेपर 2 में आपने किसी किसी आंसर में ना थिंकर ज्यादा ऐड किया है, लाइक एम एन श्रीनिवास है। हाँ हाँ। तो सर वो क्वेश्चन आधा रह गया, कौन था? नीलेश? नीलेश है आप? यस सर, सॉरी सर। हेलो। यस सर। हेलो। Hello, sir. हाँ कौन? निधि है? Sir, yes, I want to ask a question. हाँ बोलिए। Sir, I have recently completed my 12th, हाँ and sir, can you please suggest that how to prepare for UPSC? Because, sir, I have heard from everybody that you must start uh, reading the books of NCRTs from 6 to 12. So, are they beneficial? 6 to 12 एनसीईआरटी आपको हर एक सब्जेक्ट का नहीं पढ़ना है। ये कौन बोल रहा है? 6 to 12 एनसीईआरटी आपको हर एक सब्जेक्ट का नहीं पढ़ना है। उसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दो ही सब्जेक्ट है जिसकी सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। पॉलिटी है तो पॉलिटी के लिए आपको 9th और 10th का एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लोगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। और इकोनॉमिक्स के लिए एक बुक है इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर वो सिर्फ पढ़ रहे हो तो भी ठीक है। ठीक है, आपको 6 to 12 हर एक एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। और साइंस के लिए आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे न्यू तो भी चल जाएगा। ठीक है। सर। And हेलो। sir, 1 person एट अ टाइम। हेलो। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। सर मैं ऐसा पूछ रहा था कि अभी मैं करंटली सेकेंड ईयर ऑफ बीए में हूँ, हाँ हाँ। और मे बी मेरा मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है बीए में। अच्छा। और सर मैं मतलब, और जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस भी उसके अंदर ऑप्शनल है, तो मेरा लक्ष्मीकांत वाली बुक सब कंप्लीट हो गई है सर। एंड आई एम रिसेंटली स्कोरिंग वेल इन पॉलिटिकल साइंस इन अच्छा प्रीलिम्स एज मतलब वेल आप एज इन अटेम्प्ट दे मेंस। चुके नहीं? आप सेकंड ईयर में हो ना? यस सर, मतलब सर आई हैव टेकन मॉक टेस्ट। अच्छा मॉक टेस्ट दिया हुआ है आपने? यस सर, तो उसके अंदर मैं अच्छे से मतलब कर तो पा रहा फिर हूँ सर आप पॉलिटिकल साइंस। कंफर्टेबल है पीएसआईआर में तो आपको लेना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो आप नहीं ले सकते। आप पीएसआईआर भी ले लीजिए, आपको क्लियर करने से मतलब है। आप समझिए, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी चीज का। अगर आपको पीएसआईआर में जी स्कोर हो रहा है अच्छा सा 280 प्लस अगर आ रहा है तो आपको बिना झिझक के ले लेना चाहिए। ठीक है। जी सर।
सर और मेरे एक और डाउट था कि हाँ? सर करंट अफेयर से जो 2 साल के चाहिए या फिर जो जैसे 2022 में मैं अटेम्प्ट देने वाला हूँ, तो सर 2021 जनवरी से प्रिपेयर करूंगा तो भी चलेगा ना सर, परफेक्टली नोट्स के साथ? पिछले एक साल का करंट अफेयर सफिशिएंट रहेगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही होंगे जो आपको एलिमिनेट ही करने हैं, ठीक है। आपको 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट नहीं करने, आपको 200 मार्क्स नहीं चाहिए, आपको कट ऑफ क्लियर करना है, सिर्फ उतना ध्यान रखिए। तो एक साल का सर करंट मेंस के लिए भी? क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है पूरा करंट अफेयर्स, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके सर, फॉर मेंस के लिए भी सर? मेंस के लिए भी, मेंस की जो एग्जाम है उससे एक साल पहले। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो Excuse me, sir. हेलो नीलेश आप पहले कंप्लीट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन अधूरा है। यस सर। सर इन शॉर्ट मैं क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि सोशियोलॉजी में सर बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, और सर सेकंड क्वेश्चन इज कि जैसे जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली है, तो सर हमारी इंडियन सीरियल्स में जॉइंट फैमिली ज्यादा दिखाता है और शोज लाइक फ्रेंड्स उसमें न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा दिखाता है, तो सर ऐसे एग्जांपल्स हम एग्जाम में कोट कर सकते हैं या नहीं? मतलब आप ऑप्शनल की बात कर रहे हैं या जीएस की बात कर रहे हैं? सर ऑप्शनल की ही बात कर रहा हूँ। नहीं, ऑप्शनल में आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बुक लिस्ट में कैसा है कि जो आपका पेपर 1 है, ठीक है, उसमें हल्लम्बस एंड हॉलबर्न, वो एक बुक है, ब्लू कलर की बुक आती है, मोटी सी, ठीक यस है, सर। वो आपको लानी है। उसमें सिलेक्टेड चैप्टर्स और सिलेक्टेड चैप्टर के सिलेक्टेड पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। और थिंकर्स के लिए जॉर्ज रिट्सर की बुक है। अगर वो आपको बहुत ज्यादा हैवी पड़ रही है पढ़ने में, तो आप इग्नोयू के जो नोट्स अवेलेबल हैं, थिंकर्स का एक मॉड्यूल है, वो आप ले लीजिए, और जितने थिंकर्स आपको पढ़ने हैं वो आप पढ़ लीजिए उसमें से, ठीक है। और पेपर 2 जो है वो काफी वेग है। पेपर 2 में आप इग्नोयू के ऊपर रिलाई करिए। इग्नोयू के 2 मॉड्यूल है इंडियन सोसाइटी के, वो पढ़िए। राम आहूजा की बुक है, बीके नागला की बुक है, और इसके अलावा एक बुक जो है वो है नितिन सांगवान की बुक है, ठीक है। वो आप ले लीजिए। जो टॉपिक आपको और कहीं ना मिले वो नितिन सांगवान की बुक में से आपको मिल जाएंगे, उसका जो कंसाइज समराइज्ड नोट्स है वो, ठीक है। ओके ओके श्योर। ओके थैंक यू सर। ओके। इवनिंग सर। हेलो। हेलो। इवनिंग सर, निधि गौर। हाँ बोलिए। जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर Thank you. सिलेक्शन। जी सर। एंड सर मैं पूछ रही थी सर, आपका ऑप्शनल क्या क्या रहता सर? मेरा सोशियोलॉजी था। ओके ओके सर। सॉरी सर, आई थॉट योर ऑप्शनल इज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। सर एक्चुअली मेरे 3-4 क्वेश्चंस है, तो सर मैं अभी बोल लूँ या थोड़ा ज़्यादा आपको क्वेश्चंस है तो लास्ट में? आप सर बोल जैसा दीजिए आप पहले। अगर बहुत ज्यादा लंबा आंसर है तो मैं फिर आपको लास्ट में दूंगा, और अगर शॉर्ट में खत्म हो जा रहा है तो मैं आपको भी दे देता हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो आप मैं लास्ट में आपसे बात करती हाँ ओके हूँ। नो ओके प्रॉब्लम। ओके। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक लास्ट डाउट था मेरा ऐसा, द हिंदू में पढ़ता हूँ सर, एडिटोरियल्स भी मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ, लेकिन उसमें सर थोड़े वर्ड्स की डिफिकल्टी होती है, तो मैं हाँ, इंडियन कौन सा एक्सप्रेस पेपर में पढ़ रहे हो आप? द हिंदू। अच्छा, द हिंदू में ऐसे भी थोड़ी लैंग्वेज वो हाई यूज करते हैं, तो तो सर मैं द इंडियन एक्सप्रेस में शिफ्ट कर सकता हूँ सर? आराम से कर दीजिए। मैं इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ रहा हूँ लास्ट 2 अटेम्प्ट से, और मुझे कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों में से कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, सर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। सर हमें अगर कोई फर्स्ट ईयर में एंटर करने वाला, लाइक आई हैव completed the my senior secondary education, so सर अभी हमें कौन बीए प्रोग्रामिंग लेनी चाहिए, कोर्स लेना चाहिए जो कि हमारी यूपीएससी में हेल्पफुल हो, या फिर बीए ऑनर्स की तरफ जाना चाहिए? आप बीए ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि बीए अगर आप ले रहे हैं तो आप 2-3 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसमें आप Yes, sir. हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, या सोशियोलॉजी है, ऐसे सब्जेक्ट्स रखें जो आपको जीएस में भी हेल्प करे और ऑप्शनल में भी हेल्प करे। एंड सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ वो भी ऑप्शनल है, तो अगर आपको पब एड अगर आप लेते हो आपको जीएस2 में हेल्प करेगा वो, ठीक है। तो सोशल साइंस का कुछ भी ले लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। ओके, थैंक यू सर। ओके। Sir, how you make a notes of current affairs? करंट अफेयर्स के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। मैं जो मंथली मैगजीन था उसी के ऊपर रिलाई करता था। सिर्फ अगर मुझे कुछ ऑफ द बीट कुछ मिल जाता था न्यूज़पेपर में, तो मैं उसको एवर नोट में लिख देता था, या तो अपने वन नोट में लिख लेता था,
ठीक है, अलग से मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। काफी लोग क्या करते हैं, आर्टिकल कट करके पेस्ट कर लेते हैं और उसमें हाईलाइट कर देते हैं, और वो काफी टीडियस प्रोसीजर है। तो आप मंथली मैगजीन देखोगे तो ज्यादातर सारी चीजें कवर हो जाती है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स बना रहा था, और फिर लगा कि सारी चीजें कवर हो रही है तो फिर बनाने का मतलब नहीं है। लेकिन सर एडिशनल अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर उसमें से रिवीजन करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना, बिना नोट्स के। नहीं, जैसे अगर आप विजन आईएएस देखोगे तो वो पॉइंट फॉर्म में ही आपको दिया होता है, ठीक है। उसमें अगर आप हाईलाइट कर दोगे तो रिवाइज आपको सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही देखना है। ओके सर। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो अलग से तो आप बना सकते हो, पर मैंने नहीं किया था ये। ओके सर, थैंक यू। ओके सर आप नीलेश कौन सी यार, सॉरी सर टू इंटरप्ट, बट सर सोशियोलॉजी में करंट अफेयर्स का कोई रिलेशन? करंट अफेयर्स का काफी रिलेशन है उसमें। जो पेपर 2 है, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर 2 देखोगे तो काफी क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर से रिलेटेड थे। डिमोनेटाइजेशन पूछ लिया था उन्होंने, अगर आपने देखा हो तो। यस ठीक, सर। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, वो आपको देखना है। अगर कुछ एट्रोसिटीज हो रही है कुछ सेक्शन के ऊपर, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें आ रही हैं, तो आपको एक बार सिलेबस देखना है। ट्राइब्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ रिपोर्ट आ रहा है, तो वो सब आपको एक्यूमुलेट करना है ताकि आप आंसर को ज्यादा एनरिच कर पाओ, ठीक है। पर ओके उससे सर। एंड हाँ, सर फैक्ट्स ज्यादा देखे या एडिटोरियल्स पढ़ है उसमें सोशियोलॉजी में? फैक्ट्स ज्यादा देखें या एडिटोरियल्स पर रिलाय करें? फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं आप? सर सोशियोलॉजी के लिए फैक्ट्स ज्यादा देखें या फिर एडिटोरियल पर रिलाय करें हम? नहीं, एडिटोरियल जो आप पढ़ोगे उसमें तो आपको क्या है कि स्ट्रक्चर बनाना पता चल जाएगा, एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। पर फैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा एडिटोरियल में नहीं मिलेंगे। वो आपको कुछ ना कोई टाइप का रिपोर्ट है, कोई इंडेक्स बाहर आया है, उसमें ज्यादा। थैंक यू सर। ओके। सर आप कौन सी मंथली मैगजीन प्रेफर करेंगे? मैं विजन पढ़ता था, क्योंकि विजन जो है वो कंसाइज रहता है थोड़ा, अराउंड 90 पेजेस का उसका फिक्स है, उसमें वो कवर कर लेता है। जबकि इनसाइट्स जो है 130 140 पेजेस तक भी कभी कभार चला जाता है, तो फिर रिवीजन में वो प्रॉब्लम करता है। तो मैंने इनसाइट सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ा था, और वो काफी बल्कि लगता है मुझे, इसलिए फिर मैं विजन ही प्रेफर करता हूँ। ओके सर। सर आप दिल्ली में थे या यहीं पे थे? नहीं, मैंने पूरा अहमदाबाद से किया है, इस वजह से मेरे 6 साल लग गए, क्योंकि मैं 4-5 अलग अलग इंस्टीट्यूशन में गया था। ओके सर। एंड सर कोई भी कंपाइलेशन आता है तो आप उसका प्रिंट करवाते थे या फिर ऑनलाइन ही पढ़ लेते थे? वो तो आपके ऊपर है, आपको ओके, क्योंकि मुझे ऑनलाइन में मैं पढ़ ही नहीं सकता इसलिए। हाँ, तो आप जो है प्रिंट आउट निकलवा दीजिए उसका। ओके, थैंक यू सर। ओके, हेलो सर। हाँ गुड बोलिए। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ऑप्शनल में कंफ्यूज हूँ सर। मेरा हिंदी मीडियम है, अच्छा, और सर हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री तो मैं कंफ्यूज हूँ सर। तो हिंदी लिटरेचर के लिए आपके पास मतलब आप पढ़े हुए मैंने हो या हाँ इंटरेस्ट? बीए किया है, हिंदी लिटरेचर पॉलिटी और हिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट था मेरा। तो आपको इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है? सर मेरे को दोनों में इंटरेस्ट है, बट हिंदी लिटरेचर के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है अहमदाबाद में ज्यादा। अच्छा, तो फिर उस हिसाब से आपको हिस्ट्री लेना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस भी काफी मिल जाएंगे ऑप्शनल के लिए। यस सर, हिस्ट्री के लिए मैंने देखे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी। हाँ, तो वो प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, आप सिलेबस देख लीजिए कि आप उतना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो देखिए आप। और आप आंसर लिखने का ट्राई कीजिए थोड़ा बहुत उसमें। यस सर, मैंने किया ट्राई। आपको गाइडेंस भी ऑनलाइन मिल जाएगा हिस्ट्री के लिए, और मॉक टेस्ट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जबकि हिंदी मीडियम के लिए आपको प्रोफेसर ढूंढने पड़ेंगे अहमदाबाद में चेक करवाने के लिए। यस। तो हिस्ट्री प्रिफर करिएगा, पर फिर वो आपके ऊपर है, आप कंफर्टेबल है। ओके सर, थैंक यू। ओके। हेलो सर। हाँ। सर ये ऐसे में जो कोट लिखते हैं हम, तो अगर इंग्लिश का ऐसे है तो हम ऐसे संस्कृत या ऐसे कोई कोट्स लिख सकते हैं? संस्कृत या ऐसे कोट्स आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा मैंने कभी यूज नहीं किया है, और ज्यादातर कोई यूज नहीं भी करता है। पर एक आध बार पूरे ऐसे में अगर आप यूज करते हो तो वो ठीक है,
पर अवॉइड करो उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। किसी और को भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर कि टाइम मैनेजमेंट के लिए सर आप मतलब कैसे मैनेज करते थे टाइम की, ऑप्शनल के लिए भी प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक के लिए भी। जो ऑप्शनल है आपका वो प्रीलिम्स से पहले आपका एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये आपको खास ध्यान रखना है। प्रीलिम्स के बाद अगर आप पढ़ोगे तो वो नहीं मैनेज कर पाओगे, आपको टेस्ट भी देना है, 10-12 टेस्ट है, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स के लिए 2-3 महीने दे दीजिए, उसके पहले का जो टाइम है वो आप ऑप्शनल में दे दीजिए। जैसे मैंने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद आप 1 साल का ब्रेक ले लीजिए, तो उसमें 4 महीने या 3.5 महीने आप ऑप्शनल को डेडिकेट कर दीजिए, एक बार अच्छे से उसको स्टडी कर लीजिए, ठीक है। फिर आप जीएस के ऊपर आ जाए, क्योंकि अगर आपने 1-2 बार पढ़ा हुआ है ऑप्शन को, तो उसके बाद आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके सर। एंड सर सेकंड थिंग सर, जैसे आपने इंटरव्यू के बारे में सर कहा कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है, तो सर मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, आई एम एक्सट्रीमली सर इंट्रोवर्ट। पहला मॉक इंटरव्यू दिया था मैं सर मेरा भी ऐसा ही है, आई एम एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट सर। सर को आप सर से बात करिए जब आपको इंटरव्यू कॉल आए तब, ठीक है। अभी से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा बातें करना शुरू कर दीजिए फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, ठीक है। तो जितना आप बोलोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और फिर मॉक के लिए तो सर है, या फिर आप दिल्ली जाओ तो वहां पे कर दीजिएगा 4-5, वो अपने आप खुल जाएगा। और मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करिए उस टाइम जब इंटरव्यू कॉल आता है तब। ओके सर। एंड सर एक ये भी क्वेश्चन था मेरा कि जैसे सर यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे जो व्यूज़ होने चाहिए वो मतलब न्यूट्रल होने चाहिए थोड़े। तो जैसे कई बार जैसे लोग बोलते हैं कि हमें वीडियोस मतलब देखना वगैरह सजेस्ट करते हैं, राज्यसभा टीवी के जो 1-2 हैं, संविधान सीरीज एंड प्रधानमंत्री, बट वो सर मैंने देखे तो मतलब कई लोगों ने मुझे ऐसा बोला है कि वो सब नहीं देखनी चाहिए, वो बायस्ड है थोड़ा। तो सर न्यूट्रल अगर हमें हमारे व्यूज बनाने हैं तो सर कोई नहीं, संविधान अगर आप नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा, वो तो बुक में से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं वीडियोस देखने की बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो डिबेट आती है, अगर आप बिग पिक्चर देखोगे तो वहां पे आपको दोनों साइड की बातें मिल जाएगी, ठीक है। आप अगर रिपब्लिक भारत या ऐसा कुछ देखोगे तो फिर आपका ओपिनियन एक ही तरफा होगा, ठीक है। तो डिबेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, संविधान वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज के लिए आप ले सकते हैं, इसके लिए आपको जरूरत नहीं। ओके सर। एंड सर न्यूज़पेपर वाइज इंडियन एक्सप्रेस सर ज़्यादा बैलेंस्ड है? हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा बैलेंस्ड है, पर द हिंदू में से भी आपको कंटेंट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर आपका भी अपना ओपिनियन हो सकता है न्यूज़पेपर से अलग। तो सर आपने एडिटोरियल के लिए कम्प्लीटली सर इसी पे रिलाई किया था, इंडियन एक्सप्रेस पे? हाँ। ओके सर। एंड सर सिलेबस को समझने के लिए सर कोई पर्टिकुलर सोर्स जो आपने मतलब फॉलो किया हो? नहीं, वो तो जो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ ही है स्पेसिफिक, तो आप पढ़ोगे तो आप समझ ही जाओगे, उसके लिए स्पेसिफिक कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल सिलेबस दिया हुआ है सर। एंड सर गुजराती लैंग्वेज के लिए सर एक मुझे पर्टिकुलर आपसे पूछना था, क्योंकि सर मुझे लगता है आपका रहा होगा शायद स्कूल टाइम में गुजराती लैंग्वेज से बैकग्राउंड थोड़ा। नहीं, मेरा पूरा इंग्लिश में ही है, गुजराती सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ हूँ। ओके सर। आप बोलिए, कोई दिक्कत? क्योंकि सर अगर आप गाइड कर पाए तो, क्योंकि सर मेरा जो स्कूलिंग रहा है, मैंने एक्चुअली हमको ऑप्शनल होता था आईसीएसई बोर्ड में, तो मैंने हिंदी लिया हुआ था लैंग्वेज। तो आप मतलब सर इंग्लिश में देना नहीं चाहते सर? क्या सर? इंग्लिश में नहीं देना चाहते आप? नहीं सर, मैं ये यूपीएससी तो मैं इंग्लिश में ही दूंगी, मैं इंग्लिश एंड हिंदी में ही कंफर्टेबल हूँ, बट जहाँ जीपीएससी की सर बात आती है ना, तो वहाँ एक कंपलसरी पेपर हो जाता है गुजराती। तो सर उसके लिए मैं सर बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके लिए मतलब मैं ग्रामर एंड वोकेबलरी के लिए क्या मैं रेफर कर सकती हूँ सोर्सेस? ग्रामर जो है गुजराती का, उसके लिए एक बुक है वर्ल्ड इनबॉक्स की, और नवनीत पब्लिकेशन, दोनों की बुक आती है, उसमें से जो भी अवेलेबल है आपके पास वो ले लीजिए,
ठीक है। गुजराती का ओके सर। पेपर है 115 मार्क्स का था हमारे टाइम पे भी, पता नहीं कितने मार्क्स का है। तो उसमें मेरा स्कोर अराउंड 62 या 63 था, ठीक है, जो एवरेज से ऊपर था। और मेरे फ्रेंड्स जो गुजराती मीडियम में पढ़े उनका 57 58 था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आप कितना प्रैक्टिस करते हो उसके पीछे वो इम्पोर्टेंट है। आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि अगर मैं गुजराती में पढ़ी हूँ या नहीं पढ़ी हूँ, तो मुझे जरूरत है या नहीं है। आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है बस। ओके, थैंक यू सर। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे के ऊपर है सर, हाँ। कि फिलोसॉफिकल जो सर एसेज होते हैं, मतलब उसमें स्पेशली मतलब सर कितना मतलब एट व्हाट डिग्री हमें फिलोसॉफिकल उसमें जाना चाहिए? मतलब उसमें तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे आपने ये एग्जांपल दिया था ना ये ऐसे का भी, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। तो हाँ। लाइक सर इस टॉपिक को देखें तो बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स हैं, मतलब इसको साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख हाँ, सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है वो है, फिर स्पिरिचुअलिटी में भी इसमें घुस सकते हैं। फिर और मतलब जैसे कुछ कोटेशंस है इसके रिलेटेड, फेक इट टिल यू मेक इट, और एक है कि हमारी एनर्जी और हमारा वाइब्रेशन दोनों को क्लब करके रियलिटी क्रिएट होती है, और योर थॉट्स चेंज योर डेस्टिनी। तो सर मतलब इसमें देखो, कितना डिग्री जैसे आप फिलोसॉफिकल ऐसे में फिलोसॉफिकल लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं कट करेंगे आपके। और फिलोसॉफिकल ऑप्शनल जैसा, फिलोसॉफी ऑप्शनल जैसा आपका आंसर नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिलोसॉफी का ओके। प्रोफेसर चेक करेंगे ऐसा नहीं होगा, हिस्ट्री के प्रोफेसर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप फिलोसॉफिकल जार्गन यूज करोगे तो वो फिर समझ में नहीं आएगा क्लियर कर। ओके सर, बट सर थोड़ा बहुत तो इंक्लूड कर सकते हैं ना, हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत जनरली कर सकते हैं, एग्जांपल्स के तो साथ क्लब आपको करके। समझाना ऐसे है कि एक लेमैन को भी समझ में आ जाए, ओके सर। ठीक है। वो टेक्निकल नहीं लगना चाहिए कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं समझ पाऊंगा इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर सिंपल होना इसमें थोड़ा साइंटिफिकली भी जैसे इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ, वो आप कोई भी डायमेंशन इंक्लूड कर सकते हैं, पर ओके, आपको याद ये रियल रखना लाइफ है। एग्जांपल्स। हाँ, कि जो ऐसे का जो टॉपिक है उससे आप डेविएट ना हो जाओ, ठीक है, ओके सर। वो आपको ध्यान रखना है। व्हाट ही ओके थिंक्स ही सर। बिकम्स, उसी के पकड़ के आपको पूरा डेवलप करना है सिर्फ, ठीक ओके है। सिर्फ सर। गांधी जी के ऊपर आपको नहीं लिखने लगना है, वो आपको जी ध्यान रखना जी सर। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। है। हाँ, बोलिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने सेकेंड ईयर में आपने बोला कि आपने तैयारी करना चालू कर दिया था, हाँ। मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, तो सर टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अच्छा, न्यूज़पेपर आप पढ़ने बैठता हूँ तो ग्रेजुएशन 2-3 किसमें घंटा कर तो रहे उसमें हैं? ही लग जाता है। सॉरी सर। ग्रेजुएशन किसमें कर रहे हैं? सर बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम कर रहे हो आप? फिर यस कैसे सर। बिजी हो सकते हो? क्या सर? बीकॉम में बंदा कैसे बिजी हो सकता है? बीकॉम मैंने भी किया हुआ है। नहीं सर, उसमें बिजी नहीं सर, मैं इसकी प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ अच्छा, कि ओके। इसमें भी अभी अभी जैसे स्टार्ट किया है, तो कॉलेज अभी नया नया, तो सर लगता ही है कि थोड़ी बहुत उसमें पढ़ाई कर ले। हाँ, हाँ। तो अभी इसमें भी सर 2-3 घंटा जैसे न्यूज़पेपर में निकल जाता है, फिर हम्म। लेक्चर्स अटेंड करना और फिर कॉलेज के भी और इसके भी, तो सर टाइम मैनेजमेंट, फिर रिवीजन करना उसका जो डेली रूटीन होता है। नहीं नहीं, और रिवीजन सर तो आपको अभी थोड़ी ना करना है, रिवीजन तो आपको नहीं, मतलब एग्जाम जैसे के जो टाइम लेक्चर्स के जो होता है, जो एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, जैसे हाँ। उसका भी रिवीजन रात को जैसे करना का होता है, तो सर उसका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल हो नहीं पाता, जैसे कॉलेज के साथ फिर ये सब नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए फिर। देखिए, अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो आपने काफी मतलब पहले से ही शुरुआत कर ली है, तो आप अभी एक साथ सारी चीजें करने का ट्राई ना करें। न्यूज़पेपर अभी आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लास्ट ईयर में पढ़ना शुरू कर देना। अभी आपका फोकस जो है वो बेसिक आपका जो स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी है, वो आपको क्लियर करना है अभी के लिए। और जैसे मैंने कहा कि सारी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है, 6 to 12 सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये दो ऑप्शन जो सब्जेक्ट है उसी की एनसीईआरटी आपको 6 to 12 पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमी सभी की नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। तो आप अननेसेसरी एफर्ट ना करें उस दिशा में जिससे आपको फायदा नहीं होने वाला। ओके सर। तो वो सर आप दूसरा, हाँ सर। शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए बुक्स को कि आपको कौन कौन सी पढ़नी है, जो मैंने अभी आपको बुक लिस्ट दी और जो मैंने बात करी उस हिसाब से। और दूसरा कि आपको रोज डेडिकेटेड 3 घंटे भी आप दोगे तो आराम से पढ़ सकते हो। ओके सर। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो ना? यस सर, अभी हाँ, आया। तो आप न्यूज़पेपर अभी मत पढ़ो, लास्ट ईयर में पढ़ने लगना। ठीक है सर। सर दूसरा ये था कि आपने बीकॉम किया, तो सर मैं पूछ रहा हूँ कि मैनेजमेंट में सोच रहा हूँ ऑप्शन लेने का, हाँ, तो मैनेजमेंट उस लेवल का हो जाएगा जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ अभी, जो कॉलेज लेवल पढ़ रहा हूँ उसी लेवल का होगा, या फिर वो आपने काफी है, या फिर एक्स्ट्रा कुछ करने की प्रीवियस ईयर जरूरत के है? पेपर देखे हुए हैं? सॉरी सर। प्रीवियस ईयर के पेपर देखे आपने, मैनेजमेंट सर एक ऑर्गेनाइजेशन? दो देखे थे थोड़े बहुत क्वेश्चंस ही हो गए, बाकी तो मेरे से मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था।
हाँ बस मैंने भी देखा था, मुझे भी नहीं आया, इसलिए फिर मैंने, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए क्या है, आपको गाइडेंस भी नहीं मिलेगा ज्यादा, हमारे जो प्रोफेसर्स होंगे वो उतना गाइड नहीं कर पाएंगे हमें यूपीएससी के लिए। ओके सर। अभी आपके पास टाइम है, आपका ऑनर्स खत्म हो जाए तब तक का टाइम है, आप समझ, आप पढ़े ज्यादा, कितना आपको समझ में आता है आप देखें, अभी तो फर्स्ट ईयर है, तो इट्स टू अर्ली। तो अभी सोचो मत, अभी सिर्फ बेसिक आप पढ़ते रहो, आप मोमेंटम में आ जाओ बस, आपका ग्रेजुएशन खत्म हो तब तक। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट है कि जैसे मैं न्यूज़पेपर कवर करने बैठती हूँ तो अप्रोक्सीमेटली मेरा 2.5 घंटा चला जाता है उसमें, तो मैं कुछ कर सकती हूँ टाइम को बचाने के लिए? तो जैसे मैंने अभी कहा ना कि आप क्या चीजें पढ़े, आपका पहला फोकस होना चाहिए एडिटोरियल और ओपिनियन पेज, ये 2 पेज पढ़ने में आपको 35-40 मिनट्स लगेंगे मैं मानता हूँ, और उसके अलावा आपको सारी चीजें डिटेल में नहीं पढ़नी है, बाकी सारी चीजें आपको ऊपर ऊपर से देखना है कि क्या ये मेरे सिलेबस से रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। आपका 1 घंटे से ज्यादा अगर लग रहा है न्यूज़पेपर में तो आप ज्यादा टाइम ही दे रहे हो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको 1.5-2 घंटा लगेगा द हिंदू में, इतना मैं भी मानता हूँ, पर अगर आप 3-4 महीने से पढ़ रहे हो फिर भी आपका टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि आप इररिलेवेंट चीजें भी पढ़ रहे हो जो नहीं पढ़नी है आपको यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो वो आप अवॉइड करें, स्पोर्ट्स का पेज निकाल दीजिए, बिजनेस का पेज निकाल दीजिए, वो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो आपको मेनली 4 या 5 ही पेज पढ़ने पूरे न्यूज़पेपर में, वो हो जाएगा विद प्रैक्टिस। हेलो सर। हेलो सर। हेलो बोलिए। सर आपने यूपीएससी एंड जीपीएससी दोनों एक साथ किया है सर, तो आप अब क्या प्रिफर करेंगे दोनों में से? मैं तो यूपीएससी को प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो रैंक है उस हिसाब से मुझे आईआरएस मिलने वाला है, तो आईआरएस इज अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू जो डेप्यूटी कलेक्टर है वो, उस हिसाब से। पर किसी का प्रेफरेंस ये होता है कि उन्हें गुजरात नहीं छोड़ना है, फिर वो जीपीएससी बेहतर है, कोई बुराई नहीं है उसमें, वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। ओके ओके सर। और सर एक क्वेश्चन ये है कि मैं एग्रीकल्चर में पीएचडी की हूँ। अच्छा। ओके, तो सर मेरे पास अभी 4 अटेम्प्ट ही है। अच्छा। एज की देखो तो मेरा 92 बोर्न है। ओके। तो सर अभी, और मैंने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है, और मैं एग्रीकल्चर ही ऑप्शन लेके जा रही हूँ सर, तो अभी पहले मैं ऑप्शन प्रीलिम पे ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ, तो ये सही है सर? नहीं, जैसे मैंने कहा था, प्रीलिम अलग से तैयारी करोगे, मेंस की अलग से तैयारी करोगे, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। प्रीलिम और मेंस के लिए आपको पढ़ना तो सेम ही बुक्स है, ठीक है। प्रीलिम में खाली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है और मेंस में आपको लिखना है उसी चीज के बारे में डिटेल में, तो आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है, दोनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच ही लेना है। हाँ ये जरूर है कि प्रीलिम्स में आपको कम चीजें, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह भी कुछ नहीं पढ़ना, उतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, पर काफी जो टॉपिक्स है वो दोनों में सेम है, ठीक है। तो वो टॉपिक्स को आप सिलेक्ट करो जो दोनों में रिपीट हो रहा है, जैसे हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, कल्चर रिपीट हो रहा है, ज्योग्राफी रिपीट हो रहा है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं आते, बट जीएस 1 में पूछा जाता है मेंस में, तो जो स्पेसिफिक मेंस के टॉपिक है प्रीलिम्स में नहीं आते उसको आप अवॉइड करो, पर बाकी का आप साथ में ही पढ़ो। ओके ओके सर। और सर ये है कि दिल्ली जाना कंपलसरी है? मैं खुद नहीं गया फिर भी क्लियर हुआ है, तो सर मेरे पास अटेम्प्ट कम है इसलिए मैं नहीं, वो तो ऑनलाइन क्लासेस कर लो ना, अगर आपको वहां एटमोसफियर में पढ़ना है दिल्ली के तो आप जा सकते हो, पर अननेसेसरी आपको खर्चा करना हो तो आप कर सकते हो, मैं रेकमेंड नहीं करता कभी। ओके, थैंक यू सर। ओके। किसी और को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। यस प्लीज। हाँ सर, मुझे डाउट है हाँ। सर, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, हाँ, पर उसमें एडिटोरियल पढ़ता हूँ तो अभी भी मुझे समझ में नहीं आता एडिटोरियल क्या कहना चाहते हैं एडिटोरियल में से। अच्छा, मतलब आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, कंफर्टेबल तो हूँ हाँ। इंग्लिश में, पर पता नहीं चलता ठीक से वो एडिटोरियल से। मतलब ऐसे तो, या तो शायद आपका इंग्लिश पे ग्रास्प कम होगा इस वजह से ऐसा हो रहा है, या तो आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पा रहे हो, दोनों में से एक प्रॉब्लम हो सकता है। ओके।
हाँ, तो एज सच लैंग्वेज उतनी टफ नहीं होती, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इंडियन एक्सप्रेस में आता है। 2-3 आर्टिकल्स ऐसे होते हैं शायद कभी कभार, और अदर देन दैट आप समझ सकते हो, सिंपल इंग्लिश ही होता है इसमें, ओके है ना। तो इंग्लिश के ऊपर थोड़ा काम करिए और थोड़ा ज्यादा फोकस के साथ पढ़िए उसको। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, तो हम 5 मिनट में अब रैप अप करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 2 आवर होने आए, 1 आवर 45 मिनट्स हो गया। तो किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सर से। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है कुछ, पर क्या है कि मैंने टोटल गुजराती मीडियम से किया है। मैंने अभिनव सर से भी बात की थी, पर क्या होता है कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, पर अभी स्टार्टिंग से जो मैं इंग्लिश में जो बुक्स पढ़ता हूँ एनसीईआरटी, तो मुझे क्या होता है कि मुझे लगता है कि मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि हिंदी में मुझे समझ आता है पर मुझे देनी इंग्लिश में, पर थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो पहले आप थोड़ा इंग्लिश के ऊपर काम करिए, तभी आप इंग्लिश के बारे में सोचिए, वरना फिर क्या होगा कि आप सोच नहीं पाओगे तो आप लिख भी नहीं पाओगे। मैं हिंदी में मैंने टोटल गुजराती मीडियम से किया है। हाँ, मैंने बीकॉम इंग्लिश में किया है, એમ पर નહીં, क्या है જો कि हाँ તમે વિચારશો ગુજરાતીમાં અને हाँ લખવા ઇંગ્લિશમાં જશો તો તકલીફ થશે, એના કરતા हाँ ગુજરાતીમાં જાઓ, કાં તો વિચારવાનું ઇંગ્લિશમાં થાય એવી કઈ મહેનત કરો। ના વિચાર છે ને ગુજરાતીમાં મને એકદમ વિચાર ખુલતા જ જાય ગુજરાતીમાં, કોઈ બી તમે તો સવાલ પછી ગુજરાતીમાં આપો ને, શું વાંધો છે, ગુજરાતીમાં બી તો ક્લિયર કરે છે લોકો। હા અભિનવ સર જોડે વાત કરી છે આમ તો, હા હા એટલે ગુજરાતીમાં થોડું આમ માર્ક કપાય કે જોડણીમાં બી તે ના ભૂલો ના, આવે કે એવું હા કઈ એ હોય? તો હોઈ શકે, પણ જોડણીની ભૂલો તમારા ઓપ્શનલમાં થશે। જે જીએસ હા ના પેપર હશે એમાં જોડણીની ભૂલો એટલી બધી મેટર નહીં કરે, સમજો। બરોબર છે। કારણ કે તમારા જીએસ ના પેપર જે છે ગુજરાતી લિટરેચરના પ્રોફેસર જ ચેક કરે એવું નથી, એ હિસ્ટ્રીના પ્રોફેસર બી ચેક કરતા જે યુનિવર્સિટીમાં ભણાવતા હોય આપણે, ઠીક છે। એ લોકો જોડણી ઉપર એટલું ધ્યાન નહીં આપે, પણ ઓપ્શનલમાં તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે। બરોબર છે। literature હોય તો। અને બુક્સમાં ને એ રીતે જે રીતે મટીરિયલ છે એ તો પછી હિન્દીમાંથી ને આપણે ગુજરાતી કન્વર્ટ જાતે એ તો કરી શકીએ તમારે ને? ટ્રાન્સલેટ જ કરવું પડશે મોટા ભાગે। ટ્રાન્સલેટ। અમુક અમુક તમને મળી જશે, જેમ આપણે વિકલ્પ કોટવાલ સરની એક બુક છે કોન્સ્ટિટ્યુશનની, પણ એ કેટલી ઇફેક્ટિવ છે મને બી નહીં ખબર, એ તમારે કોઈ બીજાને પૂછવું પડશે જેને આપ્યું હોય ગુજરાતીમાં। કાં તો તમે એવું કરજો, ઓમ ઝેરોક્સ કરીને છે ને સ્પીપાની બાજુમાં છે એક, હા હા ત્યાં ગુજરાતીમાં ઘણું બધું મટીરિયલ અવેલેબલ હોય છે, અમુક ટોપર્સના નોટ્સ ને એવું હોય છે, તો તમે ત્યાં વાત કરી જુઓ એક વખત, કોઈ તમને મળી જતું હોય તો સારું રહેશે। આપણે જોધપુરની બાજુમાં છે જ ને નીચે હા બસ ભોયરામાં? એ જ ઓકે ઓકે સર, વાંધો નહીં। हाँ कैवेंडर्स ની બાજુમાં। हाँ बस। ओके सर, थैंक यू। ओके हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि प्रिपरेशन के लिए बड़ी सिटी में जाना जरूरी है क्या, या फिर अपने छोटे टाउन में भी हो सकता है? नहीं, प्रिपरेशन तो आपको कहीं पे भी हो सकता है, मेन यही है कि आपका डेडिकेशन कितना है वही आपको ज्यादा पुश करेगा, ठीक है। आप अब ऐसा नहीं है कि गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिल सकता, आपको कहीं पे भी गाइडेंस मिल सकता है। ऑनलाइन लेक्चर्स भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी है, ठीक है। नहीं सर, इंटरनेट एक्सेस अगर है तो आप कहीं से भी क्लियर कर सकते हैं यूपीएससी। नहीं सर, वैसे जैसे मैंने 2 साल पहले प्रिपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट कर दी थी, हाँ हाँ लेकिन यहाँ मेरे सिटी में मुझे अच्छा मोटिवेशन नहीं मिला, तो मैं अभी डीमोटिवेट हो गया। वैसी प्रिपरेशन नहीं हो रही जैसे मैंने शुरुआत में 2 साल पहले स्टार्ट की थी। अब मेरा लेवल गिर रहा है धीरे धीरे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कहाँ पे हैं? मैं राजस्थान में बीकानेर जिले से बोल रहा हूँ। अच्छा, बीकानेर में कोई ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे ऐसे एस्पिरेंट्स आते हो? नहीं, बहुत कम है। तो अगर लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, आपको सिर्फ एटमॉस्फेयर की कमी है, अब आप समझिए। अगर आपको एटमॉस्फेयर मिल जाता है आपके आसपास तो भी आप आराम से कर सकते हैं। अगर वहां पे नहीं हो पा रहा है तो शायद आपको मूव करना चाहिए, अगर मोटिवेशन कम हो रहा है तो। अदर देन दैट मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी और कहीं जाने की। तो आप देखिए, अगर आपके आसपास कोई लाइब्रेरी वगैरह है जहाँ पे सीरियस कोई एस्पिरेंट हो तो आप उनका कांटेक्ट करिए, तो आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर, थैंक यू। किसी और को भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। यस कपिल। हाँ सर, पहले तो सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा सर, बहुत सारे जो क्वेश्चन से सब क्लियर किए सर ने।
और अभी तक जो भी वेबिनार देख रहे थे सब ऐसे एडवाइस दे रहे थे कि अगर आप फ्री हो और कॉलेज में हो तो कैसे प्रिपरेशन करना। आज सर ने फर्स्ट टाइम ऐसा बोला कि जॉब करते करते कैसे आपको दे सकते हो यूपीएससी, तो उसी के लिए बस सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी सर जॉब करता हूँ और इसी के लिए सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर थैंक्स अ लॉट सर। सर थैंक यू सर गाइडेंस के लिए और काफी सारे डाउट्स हमारे क्लियर करने के। ओके, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सबके डाउट सॉल्व हो गए हैं, तो हम हिरेन कंक्लूड करते हैं। ओके ओके, तो जैसे हिरेन ने आपको बताया कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था और आपको क्या क्या करना चाहिए, अब जैसे इसमें से आप पॉजिटिव बहुत सारे इंसाइट को ले सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा है कि एवरीबडी हैज डिफरेंट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर। कोई ऐसा है, कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि यू फॉलो दिस फॉर्मूला एंड यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो आप इन्होंने जो आपको गाइडेंस बताया है, टिप्स बताया, उसमें से आप कुछ पॉजिटिव इंसाइट लो सो डेट जल्दी से जल्दी आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो। लाइक आप अगर 2 साल में एग्जाम क्लियर करते हो तो आप सर्विस में ज्यादा टाइम दे पाओगे, ज्यादा टाइम सर्विस में दोगे तो आपके नंबर ऑफ प्रमोशन ज्यादा होंगे, और चांसेस है कि जब आप टॉप मोस्ट पोजीशन है, लाइक फॉरेन सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, उस पोजीशन तक पहुंच जाए। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन में ही ज्यादा टाइम लोगे, आपका एज एग्जॉस्ट होगा, आपका मोटिवेशन जाएगा, तो वो समहाउ प्रॉब्लम लेके आता है। तो इसको पॉजिटिव लेके चलना, और जो भी सर ने बताया है उसको आप ट्राई करना कि इसको हम कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर।